एपिसोड 11 टू 20। अध्याय 11। पूरे चू परिवार को उकसाना। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने चू परिवार के सभी सदस्यों को सदमे में डाल दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चेन परिवार ने अपने पारिवारिक शिष्यों की मार्शल आत्माओं के पद और प्रकार की कभी घोषणा नहीं की। वे शुरू से ही आश्वस्त थे। मड ड्रैगन मार्शल सोल न केवल तेज है बल्कि फुर्तीला भी है। युद्ध में इसकी रणनीति जटिल और अचूक होती है। इसकी शक्ति एक कमजोर सच्चे ड्रैगन रक्तवंश की विरासत से आती है, जो इतनी कमजोर है कि लगभग नगण्य है। लेकिन भले ही यह धुंधला हो, फिर भी यह एक सच्चे ड्रैगन से जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्मादी ज्वाला तलवार मार्शल सोल भयंकर है, फिर भी यह मड ड्रैगन की तुलना में कुछ भी नहीं है। क्या मेरे बेटे की मार्शल सोल अभी भी स्वीकार्य है? चेन लॉन्ग ने ताली बजाए और हंस पड़ा। वह चू तियानकुओ की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे उम्मीद थी कि उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर घबराहट और निराशा दिखाई देगी, लेकिन चू तियानकुओ का चेहरा शांत बना रहा, मानो उसे इन सब बातों से कोई लेना देना ही न हो। नहीं, असंभव। मैं कैसे न हूँ? मैं होंगन शहर का नंबर 1 जीनियस कैसे न हूँ? चू झेन को अपने सीने में ज्वालामुखी विस्फोट की तरह भयंकर क्रोध का सैलाब महसूस हुआ, जो विशाल और शक्तिशाली था। उसकी आंखें अचानक खून की तरह लाल हो गईं। अपनी मार्शल सोल अवेकनिंग के बाद से चू जेन बेहद गर्वित था और उसकी मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आया था। हालांकि कभी कोई आधिकारिक रैंकिंग नहीं थी, फिर भी हर कोई उन्हें होंगन शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था, और चू जेन खुद भी हमेशा से इस उपाधि का दावा करता रहा था। अब जब स्वर्गीय दाव संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा था, तो चू जेन ने सोचा कि अपने पीले रैंक और 7वीं श्रेणी की उन्मादी ज्वाला तलवार के साथ वह आसानी से स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शामिल हो जाएगा और उसे बहुत महत्व मिलेगा। किसने सोचा था कि हमेशा शांत रहने वाला चेन शुन इस समय अपनी असली ताकत दिखाएगा? तुम जैसे निकम्मे इंसान नंबर 1 जीनियस बनने का सपना कैसे देख सकते हो? कितना हास्यास्पद है। चेन शुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। मड ड्रैगन मार्शल सोल की शक्ति के प्रभाव से एक ठंडी इंची उसके शरीर में फैल गई, जिससे उसकी हड्डियां तक कांप उठीं। मैं तुम्हें मार दूंगा। चू झेन दहाड़ा, अपने हाथ में उन्मादी ज्वाला तलवार को कसकर पकड़े हुए, और बिना सोचे समझे तलवार की ऊर्जा से हमला करते हुए चेनशुन की ओर वार किया। उनकी ची शोधन क्षमता का तीसरा स्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रकट हुआ। ज़ैना, रुक जाओ, शांत हो जाओ। चू वानकिंग चिंता से कांप रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर चू झेन सचमुच लड़ता तो वह कभी भी चेनशुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाता। लड़ो, उन्हें लड़ने दो। क्या परीक्षण का दूसरा चरण युद्ध शक्ति की लड़ाई नहीं है? ऊंचे चबूतरे पर खड़ा चेन लॉन्ग जल्दबाजी में नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह दोनों के बीच लड़ाई देखने के लिए उत्सुक हो। जिंग रान ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उसने अखाड़े में उन दोनों को दिलचस्पी से देखा। स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शिष्यों की भर्ती प्रक्रिया बहुत विशिष्ट थी। पहला चरण मार्शल सोल के रैंक का आकलन करना था। दूसरा चरण मार्शल आर्टिस्ट की वास्तविक युद्ध क्षमता का आकलन करना था। चेन लॉन्ग सही थी, दूसरा चरण वास्तव में युद्ध कौशल की परीक्षा थी। इसके अलावा लड़ाई की शुरुआत चू झेन ने की थी, और चेन शुन चुनौती स्वीकार करने के लिए स्पष्ट रूप से उत्सुक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं था। मैदान में मौजूद अन्य लोग प्रभावित होने के डर से तुरंत नीचे के क्षेत्र में चले गए। चू युन के होंठ धीरे धीरे एक चाप की तरह मुड़ गए, मानो उन्हें कोई जल्दी न हो। चू झेन सचमुच क्रोध से व्याकुल था। वह खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और लापरवाही से काम कर रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि चेन परिवार पूरी तैयारी के साथ आया था। निजी द्वंद्वयुद्ध की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, लेकिन फिर भी सार्वजनिक रूप से ऐसा करने का विकल्प क्यों चुना गया? स्पष्टतः चेन परिवार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वे न केवल जूनियर प्रतिभा के मामले में चू परिवार को पूरी तरह से कुचलना चाहते थे, बल्कि वैध रूप से चू परिवार को रौंदकर स्वर्गीय दाव संप्रदाय में प्रवेश करना भी चाहते थे। होंगन शहर में मौजूद सभी दर्शकों के सामने चेन लॉन्ग सबको बताना चाहता था कि उनका चेन परिवार उत्थान की ओर अग्रसर है, और चू परिवार का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य चू झेन इससे अधिक कुछ नहीं है। ये तो तुम खुद मौत को न्योता दे रहे हो, मुझे दोष मत दो। चेन शुन बेतहाशा हंसा। उसके चारों ओर काली ऊर्जा का प्रवाह हुआ और एक भयानक आभा ने उसे घेर लिया। उसका पूरा शरीर सांप की तरह फुर्तीला हो गया था। नहीं, सांप नहीं, बल्कि कीचड़ का अजगर। जहां तक उनके क्षेत्र की बात है, वह भी ची शोधन क्षेत्र का तीसरा स्तर था। बूम! चेन शुन ने जोरदार मुक्के मारे। उनके मुक्कों की गति बिजली की तरह अविश्वसनीय रूप से तेज थी।
चू झेन की तलवार की ऊर्जा, जो प्रचंड ज्वालाओं से भरी हुई थी, चेन शुन के मुके से चकनाचूर हो गई और आग के कणों में बिखर गई। चेन शुन का शरीर बेहद फुर्तीला था। एक ही मुके से तलवार की ऊर्जा को चकनाचूर करने के बाद उसने पलक झपकते ही चू झेन के हमले को आसानी से चकमा दिया, फिर अपने शरीर को घुमाकर चू झेन की छाती पर लात मार दी। पफ! चू झेन का शरीर कांप उठा और उसने गुस्से में मुंह भर ताजा खून थूक दिया। चेन शुन ने अपना पैर पीछे खींचा, ठंडी मुस्कान के साथ चू झेन के कंधों पर हाथ रखा। जोर से दबाने पर दो चटकने की आवाजें आई और चू झेन के कंधे तुरंत अपनी जगह से हट गए। आहा! चू झेन दर्द से चीख उठा, गुस्से से पीछे मुड़ा, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अपने कंधे के मोच के दर्द को सहते हुए उसने अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित किया और उग्रता से उन्मादी ज्वाला तलवार को बाहर की ओर धकेल दिया। सर्वोच्च यान तलवार कला। उन्मादी ज्वाला तलवार अचानक एक धधकते सूरज की तरह अत्यंत प्रचंड आग के साथ फट पड़ी, जो इतनी चकाचौंध भरी थी कि लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। चू परिवार की मध्यम श्रेणी की मार्शल कला, सर्वोच्च यान तलवार कला। दोनों ही मध्यम श्रेणी की मार्शल स्किल हैं, लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगा कि आपके चू परिवार की मार्शल स्किल हमारे चेन परिवार की मार्शल स्किल से कहीं घटिया है। चेन शुन की निगाहें गहरी थीं। उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपने हाथ फैलाए और तुरंत उन्हें कसकर बंद कर लिया। शक्ति का एक प्रवाह गूंज उठा और ठंडी यिन ची ने उनके शरीर को घेर लिया, जिससे हवा में कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। फैंटम पाम। चेन शुन ने सक्रियता से हमले का सामना किया और लगातार दो हथेलियों से प्रहार किया। दो गूंजती हुई हथेलियों की परछाइयां प्रकट हुईं और चू झेन की ओर बढ़ीं। तुम मेरे तलवारबाजी का मुकाबला नंगे हाथों से कर रहे हो, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिलता है? चू झेन दहाड़ा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ाते हुए उसने अपनी सारी शक्ति उन्मादी ज्वाला तलवार पर केंद्रित कर दी। पल भर में उन्मादी ज्वाला तलवार की शक्ति असीम हो गई और भी अधिक, मानो वह सब कुछ भेद देगी। बहुत मूर्खतापूर्ण। चू युन अखाड़े के दूसरी तरफ खड़ी होकर इस दृश्य को भावहीनता से देख रही थी। चू झेन का युद्ध अनुभव बहुत कमजोर था। उसके जैसे व्यक्ति के लिए दो मध्यम श्रेणी की मार्शल स्किल्स सीखना तो दूर की बात है, अगर वह 10 या 20 भी सीख ले तो भी वह उनकी असली शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। विरोधी स्पष्ट रूप से उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह अपनी पूरी ताकत से लड़े। अप्रत्याशित रूप से त्वरित सफलता की लालसा में डूबा यह मूर्ख चू झेन वास्तव में जाल में फंस गया। पफ! उन्मादी ज्वाला तलवार ने आसानी से दोनों हथेली की परछाइयों को चीर डाला। वास्तव में इन दोनों हथेली की परछाइयों में कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि उनकी प्रभावशाली आभा आश्चर्यजनक थी, वह महज एक छल थी। चेन शुन की बात करें तो वह अपनी असाधारण गति और ताड़ के पत्तों की छाया का लाभ उठाते हुए पहले ही तेजी से एक तरफ हट गया था। सब खत्म हो गया। चू झेन हद से ज्यादा आगे बढ़ गया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तुरंत घबरा गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने महसूस किया कि पीछे से उस पर एक जबरदस्त प्रहार हुआ है, जिसे टाला नहीं जा सकता था। चेन शुन की हथेलियों से चू झेन की पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग उलट गए हों। तीव्र पीड़ा उसके दिमाग में फैल गई और उसने मुंह भरकर खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में मौजूद उन्मादी ज्वाला तलवार का आध्यात्मिक बल भी समाप्त हो गया और वह स्वतः ही नष्ट हो गई। विजेता का फैसला हो गया। चेन शुन अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर एक ही स्थान पर खड़ा रहा। मड ड्रैगन मार्शल सोल शून्य क्षेत्र में तैर रहा था, जिससे उसका पहले से ही अभिमानी रवैया और भी अधिक विद्रोही हो गया था। मैं आज यहाँ स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा के अलावा कुछ और भी साबित करने आया हूँ। चेन शुन की निगाहें चारों ओर घूमी और उसने उदासीनता से कहा, चू परिवार तो बिल्कुल बेकार है। उनके शब्द खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अध्याय 12 बलवानों के साथ व्यवहार। चू परिवार एकदम घटिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चेन शुन अखाड़े में इतने अहंकारी शब्द बोलेगा। वह अकेले ही एक प्रमुख कबीले चू परिवार को चुनौती दे रहा था। चू परिवार के सभी लोग गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उनकी आवाज सुनाई देने लगी। विरोधी बेहद अहंकारी था, फिर भी वह बेबस था। यह असमानता बिल्कुल स्पष्ट थी। चू वानकिंग मंच के नीचे खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। चू झेन उसका गौरव और खुशी था, पूरे चू परिवार पर राज करने की उसकी उम्मीद थी। अब उसे अखाड़े में अधमरा देखकर उसका दिल असहनीय पीड़ा से भर गया था। बी ब्रदर। चू शुन कांप उठा, उसकी आंखों में भय भर गया। चू यू भी घबराया हुआ लग रहा था।
चेन शुन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ची रिफाइनिंग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर होने के बावजूद उसने चू झेन को इतनी आसानी से हरा दिया। ये सब उसकी मार्शल सोल की शक्ति के कारण संभव हुआ। सिर्फ उन्हीं की बात नहीं थी, चू परिवार की पूरी युवा पीढ़ी की आंखों में डर झलक रहा था। ऐसे माहौल में चू झेन ने अपने चू परिवार का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि चू झेन को चेन शुन ने आसानी से हरा दिया, जो चू परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक करारा थप्पड़ मारने जैसा था, जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। शानदार, शानदार। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के दोनों व्यक्ति इस दृश्य को देखते हुए बार बार सिर हिलाते हुए प्रशंसा कर रहे थे। युवावस्था में ही एक नायक का उदय हुआ है। भविष्य उज्जवल है, वास्तव में उज्जवल है। बधाई हो कुलपति चेन, आपका बेटा बहुत अच्छा है। चेन लॉन्ग बेहद खुश थी, लेकिन विनम्रता से बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बेटे को भविष्य में भी आपकी देखभाल की बहुत जरूरत पड़ेगी। इस दुनिया में ताकतवर लोगों की ही बात मानी जाती है। चू वानकिंग मंच पर दौड़ा, चू झेन को उठाया और आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाकर उसकी जांच की। तभी उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने चेन शुन की ओर इशारा करते हुए गुस्से से दहाड़ा, तुम कितने क्रूर हो, कितने क्रूर। तुमने मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 3 महीने आराम के बिना वह कभी ठीक नहीं होगा। अगर चोट ठीक भी हो गई तो वह अपनी पहले जैसी स्थिति में नहीं लौट पाएगा, और बहुत संभव है कि उसे जीवन भर के लिए कोई गुप्त बीमारी हो जाए। चेन शुन ने ये सुना और हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कम कौशल वाले को मार पड़नी ही चाहिए। आप। चू वानकिंग क्रोधित हो गया, लेकिन दूसरे पक्ष की बात सचमुच सच थी। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के विशिष्ट अतिथि न्याय करने के लिए उपस्थित थे। यदि उसकी अपनी कुशलता कमजोर थी और उससे चोट लगी, तो वह दूसरों को कैसे दोष दे सकता था? चू वानकिंग, तुम्हारे चू परिवार के मुखिया ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है और तुम मस्खरे की तरह उछल कूद कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चेन लॉन्ग दिल खोलकर हंसा। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से परेशानी को टाल दिया। चू वानकिंग को अचानक कुछ सूझा। उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी निगाहें भयंकर और विषैली थीं। वह चू तियानकुओ को घूर रहा था। उसका चेहरा क्रूरता से बिगड़ा हुआ था। वह दांत पीसते हुए बोला, चू तियानकुओ, अब खुश हो। तुम्हारा बेटा निकम्मा है, इसलिए तुमने मेरे बेटे को घायल होते और स्थायी रूप से अपंग होते देखा है ना? चू तियानकुओ ने भौहें चढ़ाई और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, चू युन ने व्यंग्य करते हुए कहा, चू वानकिंग, तुम्हारा मतलब क्या है, बुरे कुत्ते? जानते हुए भी कि तुम गलत हो, तुम यूं ही काटने लगे हो। चू झेन ने जानबूझकर लड़ाई मोल ली थी और उसकी वर्तमान हालत उसकी अपनी ही करनी है। इस बिंदु पर चू युन का चेहरा भी गंभीर हो गया, और अगर चू झेन ने मुझे उकसाया तो भले ही सौभाग्य से वह दूसरों द्वारा अपंग न हुआ हो, मैं उसे अपंग कर दूंगा। हा, इस निकम्मे ने तो अपना दिमाग ही खराब कर लिया होगा। चू परिवार सचमुच दयनीय है। उनका सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अपंग हो गया है और परिवार के मुखिया का बेटा भी मंदबुद्धि है। एक प्रथम श्रेणी का येलो ग्रेड मार्शल सोल वाकई ऐसे घमंडी शब्दों का हकदार है। पूरे आयोजन स्थल पर तुरंत ही हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। यहां तक कि जिंग रान भी थोड़ी नाखुश होकर भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। एक येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक मार्शल सोल अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करता, कहीं उसकी बदनामी न हो जाए। लेकिन चू यून, उसे शर्म की बजाय गर्व हुआ और चू झेन को मुसीबत में देखकर वह और भी सक्रिय हो गया। चू तियानकुओ का बेटा इतना तुच्छ और घमंडी कैसे हो सकता है? उसमें अपने पिता की जरा सी भी झलक नहीं थी। तुम मौत को बुला रहे हो, तुम मौत को बुला रहे हो। निकम्मे। चू वानकिंग क्रोध से दहाड़ उठा। उसकी नसें फूल गईं, मानो वह कोई क्रूर जानवर हो। तीनों आदरणीय महोदय, मैं चेन शुन एक निवेदन करता हूं। चेन शुन के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वह मुड़ा और मंच पर मौजूद लोगों की ओर मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। आपकी जो भी विनती हो बस कह दीजिए। अगर उसे पूरा किया जा सकता है तो हम निश्चित रूप से मान जाएंगे। एक व्यक्ति ने उत्सुकता से बोलना शुरू किया। जिंग रान भावहीन बनी रही, मानो चेन शुन के अगले शब्दों का इंतजार कर रही हो। सच कहूं तो होनगान शहर में हमारा चेन परिवार और चू परिवार के बीच सुलह नामुमकिन है। अब चू परिवार में एकमात्र सदस्य चू झेन, जिसके पास येलो रैंक और 7वीं श्रेणी की मार्शल सोल है, वह भी मेरे हाथों घायल हो गया है, और यह कहना मुश्किल है कि वह कितना ठीक हो पाएगा। चू झेन के अलावा चू परिवार के बाकी सभी जूनियर किसी काम के नहीं है। उनमें से सबसे ताकतवर भी केवल येलो ग्रेड की 5वीं श्रेणी का है।
वह रुका, फिर चेन शुन ने गर्व से कहा, तो आदरणीय महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस वर्ष स्वर्गीय दाव संप्रदाय के तीनों पद हमारे चेन परिवार को ही दिए जाएं। इस प्रतियोगिता को जारी रखना सचमुच निरर्थक होगा। बूम! आकस्मिक घटना। चू परिवार के सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो, उनके चेहरे एक साथ पीले पड़ गए। किसी को भी चेन शुन से इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी, जो इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके स्वर्गीय दाव संप्रदाय को धमकाना चाहता था। नहीं, धमकाना नहीं, बल्कि एक सौदा करना चाहता था। यदि स्वर्गीय दाव संप्रदाय के तीनों स्थान चेन परिवार को दे दिए गए, तो चू परिवार की स्थिति भविष्य में और भी बदतर हो जाएगी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो एक दिन पूरा होनगान शहर चेन परिवार के कब्जे में आ जाएगा। बस करो, हमारे स्वर्गीय दाव संप्रदाय की भर्ती हमेशा निष्पक्ष और न्यायसंगत रही है। ऐसी बात पर सहमत होना बिल्कुल असंभव है। जिन ग्रान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन शुन अचानक ऐसा कदम उठाएगा। वह सिद्धांतों की पक्की महिला थी। इतना ही नहीं, उनकी यह यात्रा मूल रूप से चू तियानकुओ के एहसान का बदला चुकाने के लिए थी, और चेन परिवार को मजबूत होने देना चू तियानकुओ के लिए बेहद हानिकारक होता। इसके अलावा यह मांग ही अत्यधिक थी। भला एक व्यक्ति की सफलता से उसके सभी सहयोगियों की तरक्की कैसे हो सकती है? चेन शुन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनकी नजरें इधर उधर घूमी और वे हल्के से हंसे। लेडी जिंगरान, आप इस बारे में और सोच सकती हैं। मुझे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। चेन लोंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेडी जिंगरान, मुझे वास्तव में लगता है कि मेरे बेटे की बातें काफी तर्कसंगत हैं। जैसे ही जिंगरान जवाब देने ही वाली थी, हेवनली दाव संप्रदाय के अन्य दो लोगों ने भी कहा, जिंगरान, मड ड्रैगन मार्शल सोल होना अत्यंत दुर्लभ है। चू परिवार के खातिर हमें ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को यूं ही खोते हुए देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कहा, क्या ये सिर्फ 2 पद ही नहीं है? चू परिवार ने तो अब अपनी लड़ने की भावना पूरी तरह खो दी है, तो उन्हें ये पद देने का क्या फायदा? राव जू शू तियाओ, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिंगरान की खूबसूरत आंखें बर्फीली थीं। राव जू नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, जिंगरान, क्या तुम भर्ती स्थल को अस्थायी रूप से बदलने के बारे में भूल गई हो? तुमने तियानकियू शहर में पीले ग्रेड के 6ठे रैंक के मार्शल सोल वाले उन 3 प्रतिभाशाली योद्धाओं को यूं ही छोड़ दिया। अब हुनगन शहर में आखिरकार एक सच्चे प्रतिभाशाली योद्धा से मिलने के बाद अगर तुम उसे यूं ही हाथ से जाने दोगी, तो वापस जाकर संप्रदाय को कैसे समझाओगी? हाँ, क्या हमें चेन शुन के बजाय चू परिवार के उस निकम्मे युवा स्वामी पर भरोसा करना चाहिए? शू तियाओ ने भी उसे तर्क और भावनाओं से समझाने की कोशिश की। राव जू, शू तियाओ, तुम दोनों ने चेन परिवार से लाभ स्वीकार किए हैं, है ना? जिंगरान की खूबसूरत आंखों में ठंडे दिल से हत्या करने का इरादा झलक उठा। उसे इससे पहले कभी इस तरह की धमकी नहीं मिली थी। राव जू और शू तियाओ ने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की, उदारतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम दोनों ने लाभ स्वीकार किए। लेकिन जिंगरान, तुम्हारा क्या? क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारा कोई गुप्त इरादा नहीं है? अगर तुम चेन शुन जैसे प्रतिभाशाली को खो देते हो तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर तुम संप्रदाय को कैसे समझाओगे, गंभीर रूप से घायल चू झेन के साथ या अपने पीले ग्रेड प्रथम श्रेणी के मार्शल सोल वाले चू युन के साथ? अध्याय 13। यदि मैं तुम्हें एक ही वार में नहीं मार सका तो मैं हार गया। इस बिंदु पर यह स्पष्ट हो गया था कि वे उस पर दबाव डाल रहे थे। जिंगरान ने अपने दांत भींच लिए। वह उनके जाल में फंसना नहीं चाहती थी, लेकिन हकीकत ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। उसे एक छिपी हुई परेशानी भी थी। ये भर्ती संप्रदाय द्वारा उनके लिए एक मूल्यांकन थी और यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जिंगरान अपने मन में जानती थी कि वह किसी भी हालत में खाली हाथ नहीं लौट सकती, अन्यथा वह संप्रदाय को इसका हिसाब नहीं दे पाएगी। लेकिन क्या उसे वाकई चेन शुन के अनुरोध को मानना जरूरी था? अगर वह सचमुच सहमत हो जाती तो वह चू तियानकुओ का सामना कैसे करती? चेन शुन अखाड़े के केंद्र में खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। दरअसल जब चेन परिवार को पता चला कि हेवनली दाव संप्रदाय भर्ती के लिए होनगान शहर आएगा, तो उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने चेन शुन की मड ड्रैगन मार्शल सोल को छिपाया, फिर राव जू और शू तियाओ से संपर्क करना शुरू किया। बात यहां तक पहुंच गई थी, योजना मूल रूप से सफल हो चुकी थी, बस एक अंतिम चरण बाकी था। जब तक जिंगरान सहमति में सिर हिलाती रहेगी, चेन परिवार तार्किक रूप से आगे बढ़ सकेगा और पूरे होनगान शहर को एकजुट कर सकेगा।
चू परिवार के सभी शिष्य भयभीत दिख रहे थे, वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने मंच पर चू तियानकुओ की ओर देखा। इस समय शायद केवल परिवार का मुखिया ही उनका उद्धार करता हो सकता था। लेकिन चू तियानकुओ ने अब भी शांत और उदासीन रवैया बनाए रखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चू परिवार के सभी शिष्यों की दृष्टि धुंधली हो गई, दुनिया घूमने लगी और वे मन ही मन विलाप करने लगे, क्या हमारा परिवार बर्बाद हो गया है? क्या वाकई कोई ऐसा नहीं है जो चेन शुन के अहंकार को रोक सके? जिंग रान, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या फैसला लेना है, पंथ में आपकी भविष्य की स्थिति को देखते हुए। जिंग रान, चू परिवार के लिए अपना भविष्य बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। राव जू और शू तियाओ मुस्कुराते हुए बारी बारी से उसे समझाने लगे। जिंग रान का दृढ़ विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। जैसे ही उसके विचार डगमगाने लगे, एक शांत आवाज सुनाई दी, रुको, मुझे कुछ कहना है। हम पूरे आयोजन स्थल का ध्यान एक बार फिर चू यून पर केंद्रित हो गया। चू यून ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मैं आप तीनों से बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या चेन शुन का अनुरोध उचित है? चाहे यह उचित हो या नहीं, उसे ऐसा प्रस्ताव रखने का पूरा अधिकार है। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में शामिल होने के बाद व्यक्ति का दर्जा अतुलनीय रूप से ऊंचा हो जाता है। ये सांसारिक परिवार क्या मायने रखते हैं? संप्रदाय द्वारा गहन साधना प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को शाही सत्ता से डरने की भी आवश्यकता नहीं होती। अपनी चू परिवार को दोष दो क्योंकि उनके परिवार में कोई प्रतिभाशाली नहीं है। राव जू ने ठंडी सांस ली। इस दुनिया में ताकत का सम्मान होता है, नौजवान, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? शू तियाओ ने भी उसे फटकार लगाई। मैं समझ गया, तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरी प्रतिभा और युद्ध क्षमता चेन शुन से कहीं अधिक हो जाती है, तो मुझे चेन परिवार को नष्ट करने में आपकी मदद मांगने का भी अधिकार होगा, क्या ये सही है? चू यून ने बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से बात की, लेकिन उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ देर की खामोशी के बाद चेन शुन की घमंडी हंसी ने अचानक सन्नाटा तोड़ दिया। हा, अगर कोई और ऐसा कहता तो मैं इस पर विचार कर सकता था, लेकिन तुम पीले ग्रेड के प्रथम श्रेणी के मार्शल सोल वाले निकम्मे, यहां आकर खुद को अपमानित मत करो। चेन शुन के शब्द खत्म होते ही पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। आज मैंने सचमुच चू परिवार के युवा स्वामी की बुद्धिमत्ता का अनुभव किया है। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूं। चू परिवार का छोटा मालिक तो बिल्कुल ही मूर्ख है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर उस समय किसने उसे इतना प्रतिभाशाली बताया था। एक जीनियस। मुझे हंसाओ मत। न केवल चेन परिवार के सदस्य, बल्कि कुछ दर्शक भी जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। चू परिवार के सभी सदस्यों ने शर्म से अपने चेहरे ढक लिए। वे चाहते थे कि उन्हें कोई छेद मिल जाए जिसमें वे घुस सकें। आज उस युवा प्रभु को क्या हो गया था? ऐसी स्थिति में भी वह बेतुकी बातें क्यों कर रहा था? हे भगवान, इस निराशाजनक युवा लौट के कारण परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई है। राव जू के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। अगर तुम्हारे पास चेन शुन को पूरी तरह से पछाड़ देने की प्रतिभा और युद्ध शक्ति है, तो चेन परिवार को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हारे पास वास्तव में वह प्रतिभा और युद्ध शक्ति है? जिंग रान के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी। इस समय भी चू यून का व्यवहार हद से ज्यादा था। जैसे ही वह उसे डांटने वाली थी, चू तियानकुओ ने बगल से बात की। यूनेर, अब कुछ करने का समय आ गया है। तुम्हारे पिता होने के नाते मैं भी अब चेन लॉन्ग के घमंडी चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तो चलो इनके चेहरों पर जमकर थप्पड़ मारते हैं। चू यून को अपने दिल में अपार संतुष्टि का अनुभव हुआ। उसकी ठंडी आंखें अचानक अहंकारी हो गईं। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए वह बेतहाशा हंसा। कृपया सब लोग ध्यान से देखें कि इस युवा स्वामी की मार्शल आत्मा वास्तव में किस स्तर की है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, सर्वोच्च युद्ध आत्मा चुपचाप चू यून के पीछे प्रकट हो गई। एक प्राचीन, निर्जन, रहस्यमय और घातक आभा अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुई। यह एक धुंधली आकृति थी जो पहली बार जागृत होने की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट थी। इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग, धड़ और हाथ पैर, पहले से ही प्रारंभिक रूपरेखा धारण करने लगे थे। बेशक सबसे चौंकाने वाली बात मार्शल सोल का प्रकट होना नहीं थी, बल्कि उसके चारों ओर फैली रोशनी थी। 1, 2, 3, 7 पीली बत्तियां। ये हुआन ग्रेड का 7वें स्तर का मार्शल सोल भी था। क्या चू वानकिंग को जैसे बिजली का झटका लगा हो, वह अचानक अपनी जगह पर जम गई।
चू शुन, चू यू और चू परिवार के अन्य शिष्य जो चू युन को नीचा समझते थे, वे भी स्तब्ध रह गए। हुआन का 7वां स्तर, उसकी मार्शल आत्मा, ये हुआन का 7वां स्तर कैसे हो सकता है? न केवल चू परिवार के शिष्य बल्कि पूरे हॉल में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। चू झेन के अलावा चू परिवार में वास्तव में एक और हुआन ग्रेड 7वीं स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चेन शुन ने भौहें चढ़ाकर ठंडी आवाज में कहा, अरे निकम्मे, तुम भी हुआन ग्रेड 7वीं लेवल के हो। जब उसने पहले अपनी मार्शल सोल का प्रदर्शन किया था तब सभी ने देखा था, ये स्पष्ट रूप से येलो ग्रेड फर्स्ट स्ट्रेंथ था, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब यह अचानक हुआन ग्रेड 7th लेवल कैसे हो गया? क्या तुम्हें चौंकाने के लिए बस इतना ही काफी है? मैंने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया है। चू यून के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वह भीड़ की हैरान निगाहों का आनंद ले रही हो। एक विचार के साथ वो फिर से दहाड़ा और उसके पीछे की पीली रोशनी अचानक तेज हो गई। सबकी निगाहों के सामने 8वीं पीली रोशनी सचमुच प्रकट हुई। हुआंग 8वीं कक्षा। यहां तक कि जिन रान भी कांप उठी, उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से भर गईं। कुछ असंभव नहीं। चू वानकिंग मानो अचेत अवस्था में अपनी जगह पर जम सी गई। अभी सीमा नहीं है, अभी सीमा नहीं है। चू यून की आंखों में घमंड झलक रहा था और उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भंवर सभी दिशाओं में फैल गया। यह ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 4थे स्तर की आभा थी। चू जेन और चेन शुन, जो सबकी नजरों में प्रतिभाशाली थे, अथक साधना के बाद ही क्यूई शोधन क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंच पाए थे। चू यून, जिसने उन्हीं के साथ साधना शुरू की थी, चुपचाप क्यूई शोधन क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गया था। भला ये बात लोगों को चौंकाए बिना कैसे रह सकती थी? बूम! सर्वोच्च युद्ध आत्मा के चारों ओर का प्रकाश एक बार फिर संघनित हुआ और अचानक 9वें पीले प्रकाश में परिवर्तित हो गया। इस समय चू यून मानो स्वर्ग से अवतरित युद्ध देवता हो। उसके पीछे स्थित सर्वोच्च युद्ध आत्मा 9 पीली रोशनी से घिरी हुई थी, जो हुआंग ग्रेड 9वें स्तर की मार्शल आत्मा का प्रतिनिधित्व करती थी। हुआंग 9वीं कक्षा में है। हुआंग 9वीं कक्षा में है। होंगान शहर में हुआंग ग्रेड के 6ठे स्तर के मार्शल सोल को पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। विभिन्न संप्रदायों द्वारा भर्ती के लिए हुआंग ग्रेड 6ठा स्तर भी मानक था। हुआंग ग्रेड 7वां स्तर आसपास के कई शहरों में सर्वोपरि था, यहां तक कि हेवनली दाओसैक जैसी एक विशाल संस्था भी हुआंग ग्रेड 7वां स्तर की मार्शल सोल वाले मार्शल आर्टिस्टों को बहुत महत्व देती थी। जहां तक 9वें स्तर के हुआंग की बात है, पूरे महान शिया साम्राज्य में भी 9वें स्तर का हुआंग मिलना फीनिक्स के पंख जितना दुर्लभ था। वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। यह एक ऐसा सदमा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जिंग रान की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे वह सदमे से इतनी चूर हो गई हो कि सांस भी नहीं ले पा रही हो। चेन शुन, मैं चू यून कभी भी दूसरों को शक्ति के बल पर धमकाना पसंद नहीं करता। हालांकि मेरी मार्शल आत्मा और मेरा क्षेत्र निस्संदेह तुम्हारे मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है, फिर भी मैं तुम्हें प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका देना चाहता हूं। आओ, मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। अगर मैं तुम्हें एक ही चाल में नहीं हरा सका तो मैं हार गया। चू यून के होठों पर मुस्कान खिल उठी। अध्याय 14, खूनी धुंध में विस्फोट। किसी को भी परिस्थिति में इस तरह के चमत्कारिक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। चेन शुन, जो पहले अहंकारी और घमंडी था, अब जम सा गया था। उसकी पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं, पूरा शरीर कांप रहा था, वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। एक पीले रंग की 9वीं श्रेणी की मार्शल सोल और एक 4थे स्तर का ची शोधन क्षेत्र। उसकी मार्शल सोल ग्रेड और उसका क्षेत्र दोनों ही नष्ट हो गए। अब तुलना करने के लिए क्या बचा था? तुलना करने के लिए और क्या था? हर मामले में वह पूरी तरह हार गया था। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। चेन शुन की पुतलियां बेजान थीं, उसके होंठ सूखे थे और उसका कंठ ऊपर नीचे हो रहा था। अगर चेन शुन ने पहले चू झेन को जो तकलीफ दी थी वह असहनीय थी, तो चू यून ने अब जो तकलीफ दी है वह 100 गुना ज्यादा बुरी है। उसका सारा आत्मविश्वास, उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। पुनरुद्धार के लिए उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे विचार राख में तब्दील हो गए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, चूंकि तुम कोई कदम नहीं उठाओगे तो अब मेरी बारी है। चू यून ने ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले चेन शुन को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं, उसकी आंखें तेज और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। चेन परिवार की महत्वाकांक्षा वास्तव में छोटी नहीं थी। उन्होंने वास्तव में मड ड्रैगन मार्शल सोल का उपयोग करके जिन रान को धमकी दी,
और मानकी की स्वर्गीय दाव संप्रदाय के तीनों पद उन्हें दे दिए जाएं। चू परिवार के युवा स्वामी होने के नाते चू युन स्वाभाविक रूप से राव जू और शू तियाओ के खुलेआम पक्षपात से बेहद नाराज थे। उसके मन में चेन शुन के प्रति जान से मारने की भावना भी थी। चू युन का शरीर काली रोशनी से घिरा हुआ था। उसने हथेली से प्रहार किया, आध्यात्मिक ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी, जिससे एक विशाल हथेली का आकार बना और वह कुछ ही दूरी पर खड़े चेन शुन की ओर जोरदार प्रहार किया। बादल घुमाने वाला हाथ, आकाश और पृथ्वी पर चीखी एक विशाल लहर दौड़ गई, जिससे अखाड़े के नीचे देख रहे सभी लोगों के दिलों में भय की एक झलक पैदा हो गई। क्या सब लोग यही नहीं कहते थे कि चुयुन किसी काम का नहीं था? फिर भी उसके पास एक शक्तिशाली पीले रंग की 9वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा थी। इसके अलावा उनकी मार्शल सोल अवेकनिंग को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उनकी ताकत पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर वह भी निकम्मा था तो खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत कौन करता था? बादल घुमाने वाला हाथ, चू परिवार के सभी शिष्य भय से भर गए थे। केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को चू युन द्वारा प्रतिबंध तोड़ने के बारे में पता था, अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ थे। चू युन को क्लाउड टर्निंग हैंड का इस्तेमाल करते देख चू परिवार के सभी शिष्य अथाह सदमे में डूब गए। विशेषकर चू यू और चू शिंगहान, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। केवल 3 या 4 दिन ही बीते थे, चू युन ने क्लाउड टर्निंग हैंड का अभ्यास इतनी उच्च स्तर तक कैसे कर लिया था? चेन शुन को होश आया। अपनी ओर तेजी से बढ़ते विशालकाय हाथ को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए अपनी मड ड्रैगन मार्शल सोल की पूरी ताकत लगा दी। चू युन, तुम्हारा क्षेत्र शक्तिशाली है और तुम्हारी मार्शल सोल ग्रेड भी उच्च है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझसे निपटना इतना आसान है? चेन शुन की आंखें क्रूर और भयावह थीं, वह स्पष्ट रूप से मौत तक लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही मड ड्रैगन मार्शल सोल ने एक शीतलतापूर्ण आभा उत्सर्जित की, चेन शुन का शरीर अचानक नर्म और हड्डियों से रहित हो गया, जैसे एक लोच मछली, अत्यंत फिसलनदार। वूश! चेन शुन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक अनियंत्रित पागलपन था और वह अत्यंत शक्तिशाली विशालकाय हथेली की ओर दौड़ पड़ा। ये बॉडी टेक्निक है। शरीर की तकनीक को इस हद तक विकसित कर पाना इस मड ड्रैगन मार्शल सोल के लिए वाकई आसान नहीं है। हालांकि चू युन की मार्शल सोल और दायरे श्रेष्ठ हैं, लेकिन चेन शुन को हराना इतना आसान नहीं होगा। एक ही शॉट में मार गिराएगा। चू युन कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में है। वहां मौजूद कई दर्शकों ने अपना सिर हिलाया। हालांकि सभी लोग चू युन को ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन मड ड्रैगन मार्शल सोल में ट्रू ड्रैगन ब्लडलाइन मौजूद थी। एक बार सक्रिय हो जाने पर यह कहना असंभव था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। मेरी यह शारीरिक तकनीक सच्चे ड्रैगन वंश द्वारा प्रदत्त एक प्रतिभा कौशल है, जो अधिकांश क्षति से प्रतिरक्षित करने में सक्षम है। भले ही आपकी हथेली की शक्ति स्वर्गभेदी हो, यह क्या कर सकती है? चेन शुन का चेहरा गुस्से से लाल था, वह बेतहाशा हंसते हुए विशालकाय हथेली से टकरा गया। उन्होंने एक बार इस प्रतिभा और शारीरिक तकनीक का उपयोग करते हुए 10,000 जिन के एक विशाल पत्थर के प्रभाव को बिना किसी नुकसान के सहन कर लिया था। इसलिए चेन शुन को अपने मन में बेहद भरोसा था। बूम! जमीन से एक जोरदार धमाका गूंज उठा। अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। एक झटके के साथ चेन शुन का शरीर खून के धुंध में बदल गया। पूरा परिसर लगातार कांप रहा था और छत से धूल गिर रही थी। उस क्षण में बादल मोड़ने वाले हाथ की शक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रदर्शित हुई। चू युन ने सिर हिलाया और आह भरी, मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया। तुम इतनी जल्दी में यहां आकर मरना क्यों चाहते थे? शूना! ऊंचे चबूतरे पर खड़ा चेन लोंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका दिमाग खून से लाल हो गया था, उसकी आंखें लगभग फटने वाली थीं और उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके बेटे को थप्पड़ मारकर खून से लथपथ कर दिया गया। उसका शरीर चकनाचूर हो गया, यहां तक कि एक पूर्ण शव भी नहीं बचा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? एक चाल! जिन ग्रान का दिल अचानक कांप उठा। वाकई एक ही वार से चेन शुन की पल भर में मौत हो गई। उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। अत्यधिक बल के साथ चेन शुन को एक ही झटके में थप्पड़ मारकर खून से लथपथ कर दिया गया। राव जू और शू तियाओ अविश्वास से खड़े हो गए, उनके होंठ कांप रहे थे, वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। चेन परिवार की ओर से कुछ क्षणों की सन्नाटे के बाद अचानक विलाप की आवाजें गूंज उठीं। भाई शुन, बड़े भाई, युवा स्वामी, सभी को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि चेन शुन को चू युन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिला। हा, ये तो सचमुच मेरे चू तियानकुओ का बेटा है। चू तियानकुओ का चेहरा खुशी से खिल उठा, उसने ताली बजाए और जोर से हंसने लगा।
उनके बेटे ने न केवल बादल मोड़ने वाले हाथ की पाबंदी तोड़ी, बल्कि थोड़े ही समय में उसमें महारत हासिल कर ली। ये तो सरासर समझ से परे था। चू यून का वर्णन करने के लिए केवल प्रतिभाशाली शब्द ही उपयुक्त है। चेन लॉन के माथे की नसें फूल गईं। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह अचानक उमड़े गुस्से ने पल भर में उसके दिमाग को जकड़ लिया। चेन शुन, जिसे चेन परिवार का भविष्य माना जाता था, पल भर में मारा गया, और वह भी चू परिवार के निकम्मे युवा सरदार के हाथों। चेन लॉन बेहद क्रोधित हो गया था। उनके पुत्र के पास मड ड्रैगन मार्शल सोल था, वह महान और अतुलनीय मड ड्रैगन मार्शल सोल। छोटे शैतान, मैं तुझे मार डालूंगा। चेन लॉन की आंखें खून की तरह लाल थीं। प्रथम स्तर के रूपांतरण ऊर्जा क्षेत्र में उसकी शक्ति अचानक भड़क उठी। वह ऊंचे चबूतरे से धमाके के साथ नीचे उतरा और चू यून की ओर झपट्टा मारते हुए एक परछाई में रूपांतरित हो गया। कुलपति चेन, वापस बैठ जाए। जिन रान ने खुद को संभाला। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया, उसने अपनी उंगली से इशारा किया। आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित हुई और ऊर्जा का एक तेज प्रवाह उत्पन्न हुआ जिसने चेन लॉन की पीठ को भेद दिया। चेन लॉन की हरकतें अचानक अकड़ गईं और असहनीय दर्द ने उसके दिल को भेद दिया। वह अचानक वहीं रुक गया, उसकी आंखें खून से लाल थीं, और वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, हे भगवान जिंगरान, मुझे मत रोको। उसने मेरे बेटे को मार डाला, उसने मेरे बेटे को मार डाला। पिछली संयुक्त धमकी के कारण जिंगरान पहले से ही बेहद नाराज थी। चेन लॉन की वर्तमान हालत देखकर उसने ताना मारा, जब तुम्हारे बेटे ने पहले किसी की रीढ़ तोड़ी थी, क्या उसने आज के बारे में सोचा था? अखाड़े में मुके और लात का कोई बस नहीं चलता, और जान माल का नुकसान होना तय है। अगर तुमने दोबारा हरकत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चेन लॉन की आंखों में अनिच्छा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीसकर गुस्से की उस सांस को निगल लिया। दूसरी पार्टी स्वर्गीय दाव संप्रदाय थी, जो एक उच्च और शक्तिशाली संप्रदाय था। वह, चेन लॉन्ग, एक छोटे से परिवार के मुखिया मात्र थे। अगर वह सचमुच उनसे आमने सामने की लड़ाई करे तो वे आसानी से उसके परिवार को खत्म कर सकते हैं। चेन लॉन्ग पल भर में 10 साल से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया। उसने भारी स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं नियमों का पालन करूंगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह एक चलते फिरते मुर्दे की तरह वापस बैठ गया। उन्हें अपने मन में यह बात पक्की पता थी कि चेन परिवार का अब पूरी तरह से अंत हो चुका है। अध्याय 15, एक वाक्य में, चेन परिवार का नाश। मेरी प्रतिभा, मुझे लगता है कि स्वर्गीय दाव संप्रदाय के सम्मानित अतिथियों ने भी इसे देखा होगा। यदि एक चेन शुन ही आपके लिए हमारे चू परिवार को पूरी तरह से त्यागने के लिए पर्याप्त था, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं, चू यून, अब आपसे कुछ मांगने के योग्य हूं। चू यून ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसकी निगाहें ऊंचे चबूतरे पर खड़े तीनों लोगों पर घूम गईं। चू यून की निगाहों के सामने जिंगरान एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोली, तुम स्वाभाविक रूप से हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि चू यून का रवैया पहले इतना घमंडी था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने कभी किसी और को अहमियत नहीं दी। लेकिन अब पता चला कि उसके पास वाकई इसके लिए पर्याप्त संसाधन थे। राव जू और शू तियाओ ने भी बार बार सिर हिलाते हुए, विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल। युवा स्वामी चू यून, आपकी प्रतिभा पूरे महान शिया साम्राज्य में दुर्लभ है। हम आपके लिए विशेष स्वागत करेंगे। राव जू और शू तियाओ बाहर से भले ही अहंकारी दिखते हों, लेकिन वास्तव में वे स्वर्गीय दाव संप्रदाय के साधारण शिष्य ही थे। यदि चू यून अपने पीले रैंक के 9वें दर्जे के मार्शल सोल के साथ स्वर्गीय दाव संप्रदाय में प्रवेश करता है, तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ होगी। इसीलिए उन्होंने किसी भी तरह से अभिमान दिखाने की हिम्मत नहीं की और यथासंभव सम्मान प्रदर्शित किया। जैसा कि पहले कहा गया था, केवल ताकतवर ही मान कर सकते हैं। अगर मेरी प्रतिभा चेन शुन से आगे निकल जाती है तो आप चेन परिवार को नष्ट करने की कार्रवाई करेंगे, है ना? चू यून ने अपनी नाक रगड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जी हाँ, हमने यही कहा था। राव जू और शू तियाओ ने बार बार सिर हिलाया, फिर बेशर्मी से उसकी चापलूसी करते हुए कहा, जैसे ही युवा स्वामी चू यून आदेश देंगे, हम चेन परिवार को नष्ट करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे। पल भर में पूरे आयोजन स्थल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें चू यून पर टिक गईं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चू यून के एक ही कदम से होनगॉन शहर में सदियों पुराना गतिरोध बदल जाएगा। ये बलवानों का विशेषाधिकार था। चेन लॉन का दिल पीला पड़ गया था, वह जानता था कि यही परिणाम होगा। पहले चेन शुन ने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर केवल इतना ही किया था कि स्वर्गीय दाव संप्रदाय चू परिवार का साथ छोड़ दे।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चू यून इतनी कम उम्र में इतना क्रूर होगा और पूरे चेन परिवार को ही मिटाना चाहेगा। नहीं, ऐसा मत करो। हमें बख्श दीजिए, हम चू परिवार में शादी करने को तैयार हैं। हमें मत मारो। चेन परिवार के सभी शिष्य भयभीत हो गए थे। वे पहले तो आत्मसंतुष्ट थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट गई थी। मैं तुम्हें दिन में 2 दूंगा। तुम्हें पता है क्या करना है। पिछले जन्म में जी चुके चू यून का स्वभाव ही कोमल हृदय का नहीं था। पारिवारिक शत्रुओं के लिए तो सर्वनाश ही सबसे अच्छा उपाय था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम चेन परिवार का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। राव जू और शू तियाओ तुरंत सहमत हो गए। वे दोनों रूपांतरण ची क्षेत्र के पहले स्तर पर थे और साथ मिलकर चेन परिवार को नष्ट करना ही काफी था। स्वर्ग मेरे चेन परिवार को नष्ट कर रहा है। चेन लॉन्ग शोक और आक्रोश से दहाड़ा, मुंह से खून थूकते हुए उसने आकाश की ओर देखा और फिर सीधे नीचे गिर पड़ा। चू यून के सरल शब्दों ने चेन परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। भले ही चेन परिवार सैकड़ों वर्षों की विरासत वाला एक प्राचीन परिवार था, लेकिन वह बेकार था। बाहरी खतरे को हल करने के बाद शेष मुद्दा आंतरिक खतरा था। चू यून ने अपना सिर घुमाया और बगल में देखा। चू यून की निगाह पड़ते ही चू वानकिंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। चू यून, तुम ज्यादा घमंड मत करो। चू शुन के होंठ कांपने लगे और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, चू वानकिंग ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसे चक्कर आने लगा। विद्रोही पुत्र, मेरे सामने घुटने टेक दो। चू वानकिंग ने जोर से गाली दी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बिना किसी झिझक के धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे बड़े बेटे चू झेन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और अगर वह ठीक भी हो जाता है तो उसकी नींव कमजोर हो जाएगी। मेरा दूसरा बेटा चू शुन तो बिल्कुल बेकार है और आपसे कोई खतरा नहीं है। हे प्रभु, कृपया हम पर दया कीजिए और हमें बख्श दीजिए। घटनाक्रम का यह अचानक मोड़ सभी के लिए अप्रत्याशित था। अगर वह बेहद हताश न होता तो चू वानकिंग ने इस तरह का व्यवहार न किया होता। चू यून ने उसके सारे भरोसे, उसके सारे स्वाभिमान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। यदि वह शुरू में परिवार के मुखिया के पद के लिए महत्वाकांक्षी रहा हो, तो अब भले ही यह पद उसे मुफ्त में दिया जाए, वह इसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह इससे प्लेग की तरह डरता है। अपने लोगों को ले जाओ, अपनी देशांतर रेखाओं को पन्नू बना दो और परिवार से बाहर निकल जाओ। चू यून ने शांत भाव से बात की। पिताजी, मैं अपनी नसों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर चू शुन को बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि उसने केवल पीले रंग की 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल को ही जागृत किया था, लेकिन अगर वह लगन से साधना जारी रखता तो रूपांतरण ची क्षेत्र में आगे बढ़ने की अभी भी उम्मीद थी। इस तरह अपंग हो जाने पर उसका हृदय भय और अत्यधिक अनिच्छा से भर गया था। कौन अपना शेष जीवन किसी कुत्ते की तरह खेती करने में असमर्थ होकर जीना चाहेगा? पिताजी, हमारे परिवार में बहुत से समर्थक हैं। आप परिवार के मुखिया पद के लिए चू तियानकुओ से पूरी तरह प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। चू शुन को अचानक कुछ सूझा। वह बेहद उत्साहित हो गया। बोलते समय उसके मुंह से लार उड़ने लगी और उसका उत्साह बढ़ता चला गया। जुन, चुप रहो। चू वानकिंग के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चू शुन की छाती पर उंगली से गुदगुदी की। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास यही एकमात्र उपाय था। चू शुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी नसें सुचारू रूप से नहीं बह रही हैं और उसे तीव्र दर्द होने लगा। उसका सिर एक तरफ झुक गया और वह बेहोश हो गया। उसकी नाड़ियां ठीक उसी तरह पनगू हो गईं। ज़ैना, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है। चू वानकिंग का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कांपते हाथों से उसने एक बार फिर गहरी बेहोशी में पड़े चू झेन की नसों को जकड़ लिया। ये सब करने के बाद उसने निर्णायक रूप से अपना हाथ हिलाया और अपनी ही नसों को निष्क्रिय कर दिया। सभी लोग चुपचाप देखते रहे, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। चू वानकिंग ने दर्द सहते हुए गहरी सांस ली और चू शुन और चू झेन को उठाने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और लड़खड़ाते कदमों से अखाड़े के निकास की ओर चल पड़ी। विजेता राजा होता है, पराजित डाकू। जिस क्षण से चू वानकिंग ने महत्वाकांक्षा पाल रखी थी, उसकी असफलता तय थी। अपने साझा वंश के प्रति सम्मान के कारण चू यून ने फिर भी उनकी जान बख्श दी। चू यून का निर्णायक रवैया 16 वर्षीय युवक के स्वभाव से बिल्कुल अलग था। ऊंचे चबूतरे पर खड़ी जिन रान ने ये सब देखा। उसने अपना सिर घुमाया, अपने बगल में बैठे चू तियानकुओ की ओर देखा और कड़वाहट से कहा, तो शुरू से ही तुम दोनों बाप बेटे ये सब योजना बना रहे थे?
चू तियानकुओ ने दिल खोलकर हंसते हुए हाथ हिलाया, कहा, मैं तो बस योजना में शामिल होकर खेल रहा था। वैसे मेरे बेटे की मार्शल सोल 9वीं श्रेणी की पीली रैंक की है। अब आप रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना? रिपोर्ट वापस लानी है। एक पीले रैंक वाले 9वीं कक्षा के छात्र को रिपोर्ट के लिए वापस ले जाना है। यह है, मैं आपका एक और बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। या फिर शायद मुझे खुद को विवाह के लिए पेश कर देना चाहिए। जिंग रान ने धीमी आवाज में कहा। चू तियानकुओ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, आप स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य हैं। मैं इतनी ऊंची पदवी पर चढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। जिंग रान का दिल उदास हो गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस एक मजाक था। खैर, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे देर सवेर जरूर चुका दूंगी। पिताजी, इस बार स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में 3 पद खाली हैं। कृपया परिवार से 2 और लोगों का चयन करें। चू यून उदासीन भाव से बोलते हुए अखाड़े से नीचे उतर गया। यदि चेन परिवार नष्ट हो जाता है तो चू परिवार स्वाभाविक रूप से होंगोन शहर पर एकाधिकार कर लेगा। अधिक शिष्यों का संप्रदाय में साधना के लिए जाना लाभकारी और हानिरहित होगा। अंततः कौन जाएगा, इस बारे में चू यून को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चू परिवार में उसका कोई दोस्त नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जाता है। चू यून की बातें सुनकर चू परिवार के सभी शिष्यों की सांसें एक साथ तेज हो गईं और उनके चेहरों पर प्रत्याशा की झलक दिखाई दी। ये कितना शानदार अवसर था, सचमुच एक शानदार अवसर। कुछ खुश थे, कुछ दुखी। चू यू अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रह गई, उसकी खूबसूरत आंखें स्तब्ध थीं। उसका दिल गहरे अफसोस से भर गया था, मानो किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया हो, जिससे सांस लेना असंभव हो गया हो। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने पहले चू यून के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। उसे इस बात का पछतावा था कि वह अधिक धैर्यवान क्यों नहीं थी। अगर उसका और चू यून का रिश्ता अभी भी वैसा ही होता, तो वह उसे निश्चित रूप से स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में एक स्थान दे देता, है ना? उसके मन में तरह तरह के विचार उभर आए, जो आपस में गुथे हुए थे। चू यू की आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसकी पहले से ही नाजुक नसें टूटने की कगार पर थीं। वह कोने में खड़ी थी और हालांकि उसने अपने होठों को कसकर काट लिया था, फिर भी उसका कोमल शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। चू यून के प्रति उसके अकेले रवैये ने ही उसके पूरे जीवन की नियति बदल दी थी। पास ही खड़े चू शिंगहान का चू यू को सांत्वना देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना सिर गहराई से छिपा लिया, इस डर से कि चू यून उसे देख लेगा और बदला लेगा। जिन अन्य लोगों ने चू यून को नाराज किया था, वे भी मन ही मन विलाप कर रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि चू यून की प्रतिभा को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो भले ही उन्हें और अधिक साहस दिया गया होता, वे इतना घमंड करने की हिम्मत नहीं कर। अध्याय 16 संप्रदाय की ओर अग्रसर। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के लिए भर्ती प्रक्रिया के समापन के साथ ही 2 महान परिवारों के बीच दशकों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता का भी अंत हो गया। होंगन शहर का चेन परिवार, जिसकी 100 साल पुरानी विरासत थी, रातों रात नष्ट हो गया। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के 2 शिष्य थे, राओ जू और शू तियाओ। चू यून की दूसरे के हाथ का इस्तेमाल करके हत्या करने की रणनीति असाधारण रूप से शानदार थी। उसने जरा भी प्रयास किए बिना अपने दशकों पुराने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया। हालांकि सभी ने शोक में आह भरी, लेकिन वे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की शक्ति से भी गहरे रूप से प्रभावित थे। महज 2 साधारण शिष्य बिना किसी संकोच के एक परिवार का सफाया कर सकते थे, ये सचमुच अविश्वसनीय था। जहां तक चू परिवार के आंतरिक मामलों का सवाल है, चू तियानकुओ ने एक व्यापक शुद्धिकरण अभियान चलाया, जिसमें चू वानकिंग के सभी करीबी लोगों की शक्ति को पनगु बना दिया और उन्हें निष्कासित कर दिया। इससे उन्हें परिवार के भीतर अभूतपूर्व अधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद से होंगान शहर में केवल एक ही परिवार रह गया, चू परिवार। चू परिवार की भव्य दावत। चू तियानकुओ मेज के शीर्ष पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। उसी मेज पर हेवनली दाओ संप्रदाय के 3 सम्मानित अतिथि, साथ ही चू यून, चू होनफेई और चू मो भी बैठे थे। चू होनफेई चू परिवार के दूसरे सबसे बड़े मुखिया चू मिंगशान के पुत्र थे। उनके पास पीले रंग की 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल स्टार बर्ड थी, जो अपनी अनूठी प्रकृति के कारण सामान्य मार्शल सोल से कुछ अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा चूंकि चू मिंगशान चू तियानकुओ का कट्टर समर्थक था, इसलिए चू तियानकुओ ने चू होनफेई को एक स्थान दे दिया। चू मो चू तियानकुओ का भतीजा था, जिसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत पसंद था। उसकी मार्शल सोल पीले ग्रेड की 5वीं श्रेणी की थंडर ब्लेड थी। हालांकि उसकी योग्यता शीर्ष स्तर की नहीं मानी जाती थी, फिर भी वह अत्यंत मेहनती, शांत और संयमी स्वभाव का था।
आमतौर पर अलग थलग रहने वाली जिनरान मेज पर बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रही थी। प्रकाश से जगमगाती उसकी खूबसूरत आंखें बार बार चू तियानकुओ की निगाहों से मिल रही थीं, और उसने काफी शराब भी पी ली थी, जिससे उसके गाल मुहक लाल हो गए थे। तेज बुद्धि वाले चू युन ने यह बात भली भांति भांप ली थी कि जिनरान का अपने पिता के साथ रिश्ता असाधारण था। उसके पिता ने उसे केवल इतना बताया था कि उन्होंने कुछ साल पहले एक स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शिष्य की जान बचाई थी। अब ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता इतना सरल नहीं था। जो भी अंधा नहीं था, वह जिनरान की चू तियानकुओ के प्रति प्रशंसा को देख सकता था। जिनरान की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और उसकी प्रतिभा असाधारण थी, जिसके कारण स्वर्गीय दाव संप्रदाय में उसका उच्च स्थान था। उसकी सुंदरता तो शब्दों से परे थी। वह सोचता था कि उसके पिता में ऐसा कौन सा आकर्षण था जो ऐसी स्त्री को आकर्षित करता था। राव जू और शू तियाओ ने अपनी चॉपस्टिक को मुश्किल से छुआ। उनके चेहरे चापलूसी भरी मुस्कान से सजे हुए थे, क्योंकि वे लगातार चुयुन के लिए टोस्ट कर रहे थे। चुयुन, मुझे बहुत जिज्ञासा है, तुम्हारी मार्शल सोल का वास्तविक स्तर क्या है? जिनरान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। यह एक ऐसा सवाल था जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। कई लोगों ने खुद देखा था कि चू युन ने केवल पीले रंग की प्रथम श्रेणी की मार्शल सोल को ही जागृत किया था। कल अचानक ये पीले रंग की 9वीं श्रेणी तक कैसे पहुंच गई? चू युन जानता था कि उसकी मार्शल सोल पर सवाल उठाए जाएंगे, और उसने पहले से ही बहाने तैयार कर रखे थे। मेरी मार्शल सोल जागृत होने से पहले, मार्शल सोल जागृत करने से पहले, मैंने एक ऐसी साधना तकनीक का अभ्यास किया था जो मार्शल सोल के स्तर को छिपा सकती थी। वास्तव में मेरी जागृत मार्शल सोल 9वें रैंक की येलो ग्रेड की थी। मैंने जानबूझकर इसे पहले रैंक की येलो ग्रेड में छिपा दिया था। राव जू और शू तियाओ बेहद आश्चर्यचकित थे। इतनी कम उम्र में इतनी सूक्ष्म सोच रखना वास्तव में भयावह था। चू तियानकुओ ने हंसते हुए कहा, जिनरान, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने इतने विश्वास के साथ तुम्हें क्यों कहा था कि मेरा बेटा एक प्रतिभाशाली है ना? जिनरान ने जटिल सुंदर आंखों से चू युन को घूरते हुए एक एक शब्द करके कहा, चू युन, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या पीली श्रेणी की 9वीं रैंक वास्तव में तुम्हारी मार्शल सोल की वास्तविक श्रेणी है? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जिनरान ने ध्यान से चू युन की आंखों को देखा, मानो वह उसके चेहरे पर किसी भी तरह की अस्वाभाविकता की तलाश कर रही हो। चू युन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। जिनरान स्पष्ट रूप से उसकी परीक्षा ले रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी मार्शल सोल का स्तर और भी ऊंचा है। ऐसा कैसे हो सकता है? चू युन ने आश्चर्य जताते हुए कहा, पीले रंग की 9वीं श्रेणी की मार्शल सोल तो वैसे भी बेहद दुर्लभ होती है। इससे भी ऊपर क्या हो सकता है? 10वीं श्रेणी की पीली रैंक, गहन श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सबसे असाधारण प्रतिभा। पूरे ग्रेट शिया साम्राज्य केवल गहन श्रेणी की तृतीय श्रेणी की है। आंटी रान, आप मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रही हैं। इसके अलावा, अगर मेरी मार्शल सोल का स्तर इससे अधिक होता तो मुझे इसे छिपाने की क्या आवश्यकता होती? जितना अधिक होगा, मार्शल सोल का स्तर जितना ऊंचा होता है, संप्रदाय में उतना ही अधिक ध्यान आकर्षित होता है। मैं इतना तो समझता ही हूँ। जिनरान की कोमल भौहें सिकुड़ गईं। जब चू युन ने पहले बात की थी, तब उसका चेहरा सामान्य था और उसने वास्तव में कोई अजीब संकेत नहीं दिखाए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत था? चू युन की मार्शल आत्मा इतनी रहस्यमय, अनसुनी और अनदेखी थी कि यह बहुत संभव था कि यह एक उत्परिवर्तित मार्शल सोल हो। जिनरान ने सिर हिलाते हुए कहा, उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। एक रूपांतरित मार्शल सोल से इतनी आसानी से सामना कैसे हो सकता है? लगता है उसने इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। आंटी रैन, हम कब रवाना होंगे? स्वर्गीय दाव संप्रदाय के लिए कब रवाना होंगे? जिनरान एक बेहद बुद्धिमान महिला थी और चू युन जानता था कि वह उसे ज्यादा देर तक सोचते रहने नहीं दे सकता, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। हम कल रवाना होंगे। जिनरान ने आखिरकार चू युन की बात साफ साफ सुन ली और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आंटी रान मत कहो। एक बार हम स्वर्गीय दाव संप्रदाय में प्रवेश कर लेंगे तो मैं तुम्हारी आंटी बन जाऊंगी, बड़ी बहन बन जाऊंगी। ये संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद के लिए है। मैं तुम्हें आंटी रैन कहकर बुलाऊंगी। कहना विवादित नहीं है। चू युन ने चू तियानकुओ को आंख मारते हुए कहा। चू तियानकुओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, छोटा बदमाश। बेहद बुद्धिमान होने के कारण जिनरान ने तुरंत ही यह बात समझ ली। चू युन के इरादे को भांप लिया और उसका सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, चू युन, 9वें दर्जे का येलो ग्रेड मार्शल सोल होना वाकई असाधारण है।
हेवनली दाओ सेक्ट में प्रवेश करने के बाद सेक्ट निश्चित रूप से तुम पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन घमंडी मत बनो, सेक्ट में हर दिशा से प्रतिभाशाली लोग हैं। तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है आंटी रैन, आप निश्चिंत रहें। चू यून सिर हिलाया। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी सर्वोच्च युद्ध आत्मा के अस्तित्व को छिपाने में और भी अधिक सावधानी बरतनी होगी। अन्यथा एक बार उजागर होने पर उसे निश्चित रूप से विभिन्न शक्तियों द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उस पर अध्ययन किया जाएगा। आखिरकार हर कोई उस मार्शल सोल के रहस्य को उजागर करना चाहता था जो अपग्रेड कर सकता था। अगली सुबह चू परिवार के मुख्य द्वार के सामने चू तियानकुओ एक भव्य घोड़े पर सवार होकर लगाम चू यून के हाथ में देते हुए गंभीर स्वर में बोले, यून, स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद लगन और विनम्रता से साधना करना याद रखना। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और तुम्हें इसे अच्छे से भुनाना चाहिए। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के भीतर में तुम्हें हर तरह के प्रतिभाशाली शिष्यों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे पिता बस यही आशा करते हैं कि तुम एक बात याद रखो। एक गहरी सांस लेते हुए चू तियानकुओ ने गंभीर भाव से कहा, हम चू परिवार के पुरुष हैं। के पुरुष जन्मजात गर्वित होते हैं। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हमारी रीढ़ नहीं झुकेगी। हर शब्द गहरा और प्रभावशाली था। चू यून का शरीर कांप उठा, फिर उसने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा ही करूंगा। जहां तक आपको विरासत सौंपने के फैसले की बात है, आपके पिता उस समय वाकई बहुत उत्साहित थे और उन्होंने आपकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। आपकी मार्शल सोल, खैर आपका भविष्य असीमित है। एकमात्र होनगन शहर मेरे बेटे के भविष्य को कैसे बांध सकता है। चू तियानकुओ के होठों पर मुस्कान आ गई, उसका चेहरा गर्व से भर गया और उसके शब्द वीरतापूर्ण भावना से ओतप्रोत थे। एक ऐसी मार्शल सोल जो होनगन शहर में ही नहीं बल्कि पूरे ग्रेट शिया साम्राज्य और सेंट्रल डोमेन में भी अपग्रेड हो सकती थी, वह अद्वितीय थी। उनका बेटा निश्चित रूप से पुरुषों के बीच एक ड्रैगन बनेगा, अपनी पीढ़ी का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति। अपने पिता के शब्दों को सुनकर चू यून का हृदय भावनाओं से भर गया। उसे अपने सीने में एक अकथनीय शक्ति का संचय महसूस हुआ जो लंबे समय तक बनी रही। उसने कोई अनावश्यक शब्द नहीं बोले, अपने दिल में हजारों भावनाओं को दृढ़ संकल्प में परिवर्तित किया, लगाम पकड़ी और घोड़े पर छलांग लगा दी। 6 घोड़े एक साथ सरपट दौड़े, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उड़ गया। चू तियानकुओ ने चू यून की दूर क्षितिज में ओझल होने तक उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा। अध्याय 17 संप्रदाय के समक्ष उकसावा। होनगन शहर महान शिया साम्राज्य की सीमा पर स्थित है। सीमा के उस पार स्थित स्वर्गीय दाओ संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं है। वहां तक घोड़े पर सवार होकर केवल 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। रास्ते भर छोटी बहन जिन रान लगातार चू यून को स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के बारे में जानकारी देती रही। ताइक्यान महाद्वीप पर संप्रदायों को पूजनीय माना जाता है और वे आकाश में तारों के समान असंख्य हैं। संप्रदायों का पदानुक्रम अत्यंत कठोर है, जिसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्न श्रेणी के संप्रदाय, मध्य श्रेणी के संप्रदाय, उच्च श्रेणी के संप्रदाय और सुपर संप्रदाय। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय महान शिया साम्राज्य के निकट का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है और इसकी समग्र शक्ति निम्न श्रेणी के संप्रदायों के ऊपरी पायदान में आती है। तथाकथित राज्य सार रूप में कुछ संप्रदायों के मात्र जागीरदार हैं और उनकी स्थिति उच्च नहीं है। इस महाद्वीप पर असली सत्ता तो उन महासंप्रदायों के पास है जिनके अनगिनत जागीरदार हैं। ये सभी प्राचीन महाशक्तियां हैं जिनकी विरासत हजारों वर्षों पुरानी है, जिनकी नींव गहरी है और जिनके अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनका कोई भी शिष्य आसानी से किसी भी राज्य को नष्ट कर सकता है। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय, जिसमें असंख्य प्रतिभावान लोग प्रवेश करने के लिए उत्सुकता से प्रयास करते हैं, क्या वह केवल एक निम्न श्रेणी का संप्रदाय है? चू यून हौंफने लगा और अब जाकर उसे ताइक्यान महाद्वीप की विशालता का सही मायने में एहसास हुआ। लगातार साधना और ज्ञान का विस्तार करके ही व्यक्ति संसार की अनंतता और व्यक्ति की तुच्छता को समझ सकता है। उदाहरण के लिए ताइक्यान महाद्वीप के मध्य क्षेत्र को ही ले लीजिए। मध्य क्षेत्र में स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का दर्जा तो उल्लेख करने लायक भी नहीं है, पूरे ताइक्यान महाद्वीप की तो बात ही छोड़ दीजिए। छोटी बहन जिन रान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये ऐसी बातें थीं जो उन्होंने संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ही सीखी थीं। ताइक्यान महाद्वीप को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और मध्य क्षेत्र उनमें से केवल एक है और वह भी सबसे बड़ा नहीं है। सच्चे मार्शल क्षेत्र में पहुंचने के बाद व्यक्ति एक संप्रदाय स्थापित करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, बेशक ये केवल एक निम्न श्रेणी का संप्रदाय होगा।
हमारे संप्रदाय गुरु ने 7 वर्ष पूर्व स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की स्थापना की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित करते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। स्वयं गुरु का स्तर 10वें स्तर के सच्चे मार्शल कौशल तक पहुंच चुका है। एक बार जब वे पुनः सिद्ध होकर रहस्यमयी कछुआ स्तर तक पहुंच जाएंगी, तो गुरु हमें मध्य श्रेणी के संप्रदाय में पदोन्नत करने में सक्षम होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संप्रदाय गुरु की आयु अभी 30 वर्ष से कम है और वे मध्य क्षेत्र में एक प्रसिद्ध प्रतिभावान व्यक्ति हैं। जब छोटी बहन जिनरान बोल रही थी, तो उसकी खूबसूरत आंखें असीम प्रशंसा से भरी हुई थीं। राव जू और शू तियाओ के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, जो स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के प्रति उनके अपार सम्मान को दर्शाते थे। चू यून सोच में डूबा हुआ था। 7 साल पहले स्थापित हुआ स्वर्गीय दाओ संप्रदाय पहले से ही निम्न श्रेणी के संप्रदायों के ऊपरी पायदान पर था। उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और उसमें अभी भी बहुत संभावनाएं थीं। चू हुनफेई और चू मो दोनों के चेहरे लाल हो गए थे और सांसें तेज चल रही थीं। जाहिर तौर पर वे पहली बार ज्ञान के इस प्रवाह से अभिभूत थे। उनके दिल भावनाओं से उमड़ रहे थे। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए और एक लंबी यात्रा के बाद अंततः वे 6 लोग शाम ढलते समय एक विशाल और राजसी पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंचे। कुनलॉन्ग पर्वत श्रृंखला नामक ये भव्य पर्वत श्रृंखला आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी और इसे एक दुर्लभ पवित्र भूमि माना जाता था। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने इस स्थान को हासिल करने के लिए काफी प्रयास किए थे। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय पहाड़ों के बीचों बीच स्थित लहरदार कुनलॉन्ग पर्वत श्रृंखला के भीतर बसा हुआ है। इसके केंद्र में एक विशाल शिखर है, जो आकाश में भाले की तरह उठता है और आसमान को भेदता है। आसपास की चोटियां लताओं की तरह मुड़कर केंद्रीय चोटी को घेर लेती हैं, जिससे एक सुरक्षात्मक घेरा बन जाता है। पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर कांसे और लोहे से बना एक विशाल पर्वतीय द्वार था, जिसके ऊपर स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के 3 अक्षर अंकित थे, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। पर्वत द्वार के सामने कई शिष्य आ जा रहे थे। संभवतः अब तक विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभाशाली लोग यहाँ एकत्रित हो चुके होंगे। याद रखना, तुमसे बेहतर लोग हमेशा होते हैं, इसलिए संप्रदाय में तुम्हें विनम्र रहना चाहिए। छोटी बहन जिनरान ने तीनों को फटकार लगाई। चू हुनफेई और चू मो दोनों ने बार बार सिर हिलाया। वे बहुत आत्म जागरूक थे। उनकी येलो रैंक और 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल भी उन्हें प्रवेश के योग्य नहीं बनाती थी। अगर चू यून न होता तो वे कभी भी हेवनली दाओ सेक्ट में प्रवेश करने का सपना भी नहीं देख पाते। इसलिए छोटी बहन जिनरान के शब्द मुख्य रूप से चू यून को संबोधित थे। चू यून ने उसकी बातों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह कभी भी बकवास बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थे। अगर कोई सचमुच उनसे झगड़ा करने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हटते। छोटी बहन जिनरान घोड़े से उतरी और समूह को पर्वत द्वार की ओर ले गई। अरे, क्या ये छोटी बहन जिनरान नहीं है? एक स्पष्ट रूप से द्वेषपूर्ण कर्कश आवाज सुनाई दी। चू यून ने भौहें चढ़ाकर अपना सिर घुमाया तो उसे एक लंबा सुंदर आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ हद तक ठंडी थीं, जिससे एक असहज भावना उत्पन्न हो रही थी। वह करते हुए आगे बढ़ा और 6 खिलाड़ियों का रास्ता रोक दिया। उसके पीछे 3 युवक चल रहे थे। तीनों युवकों की हर हरकत में अहंकार झलक रहा था। वे मानो हर किसी को नीचा समझते थे और उनकी नाकें मानो आसमान की ओर उठी हुई थीं। उस आदमी को देखते ही रावजू और शू तियाओ ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और छिप गए। छोटी बहन जिनरान की कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया। सु यंग, इसका क्या मतलब है? छोटी बहन जिनरान, सु यंग, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सभी को पता है। तुम्हें अनजान होने का नाटक करने की क्या जरूरत है? सु यंग नाम के उस व्यक्ति के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी, जिससे लग रहा था कि उसका हटने का कोई इरादा नहीं है। छोटी बहन जिनरान की खूबसूरत आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह अपेक्षाकृत संयमित रही और ठंडे लहजे में बोली, सु यंग, अगर तुम रास्ता रोकती रहोगी तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। सु यंग को जरा भी डर नहीं था। उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। उसकी निगाहें एक पल के लिए चू यून और बाकी दोनों को परखने के लिए इधर उधर घूमती रहीं। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और व्यंग्य करते हुए बोला, छोटी बहन जिनरान, क्या तुम सचमुच इन निकम्मों को अपना काम पूरा करने के लिए वापस लाने की योजना बना रही हो? उसके बोलने से पहले ही सु यंग ने अपना हाथ उठाया और चू यून की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 4थे स्तर पर केवल इसी में थोड़ी सी क्षमता है। बाकी 2 का क्या? लगता है तुम संप्रदाय के आकलन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। चू हुनफेई और चू मो स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। उनके चेहरे लाल हो गए थे।
लेकिन अपनी प्रतिभा को याद करते हुए उन्होंने असहाय होकर अपने सिर नीचे कर लिए। उनकी मार्शल सोल केवल येलो रैंक 5वीं श्रेणी की थी और उनका क्षेत्र केवल ची रिफाइनिंग क्षेत्र द्वितीय स्तर का था। इस तरह उपहास किए जाने पर उनके पास कोई चारा नहीं था। छोटी बहन जिन रान के कुछ बोलने से पहले ही चू युन ने हल्की सी मुस्कान के साथ भौहें चढ़ाते हुए कहा, बड़े भाई सुयंग, क्या आप कहते हैं कि हम बेकार हैं? तो फिर आपने किस तरह के प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती किया है? सु यंग बेहद हैरान थी, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चू युन पलटकर जवाब देने की हिम्मत करेगी। हालांकि यह कोई असामान्य बात नहीं थी। जब भी स्वर्गीय दाओ संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करता था तो दुनिया के कोने कोने से कई ऐसे व्यक्ति आते थे जो खुद को असाधारण रूप से प्रतिभाशाली समझते थे, अहंकार से भरे होते थे और दूसरों को नीचा समझते थे। लेकिन स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उन्हें पूरी तरह से अनुशासित कर दिया जाता था और वे यथासंभव आज्ञाकारी बन जाते थे। सु यंग ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधे और गर्व से कहा, इन तीनों के पास हुआन ग्रेड 7वें स्तर की मार्शल सोल है और इन तीनों का क्षेत्र क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र 4थे स्तर तक पहुंच चुका है। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, तीनों युवकों ने अत्यंत अहंकारी भाव से अपनी छाती फुला ली। सु यंग ने छोटी बहन जिंग रान को गर्व भरी निगाहों से देखा और उसके खूबसूरत चेहरे पर सदमे, आश्चर्य और प्रशंसा जैसी भावनाओं को पढ़ना चाहा। लेकिन उन्हें जल्द ही निराशा हाथ लगी। छोटी बहन जिंग रान के चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था, भावों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। न केवल वह, बल्कि राव जू और शू तियाओ के चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कान थी। वे कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल पा रहे थे। तीनों शिष्य, सभी हुआन ग्रेड 7वें स्तर के, इस क्षमता के प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करने में सक्षम होना ये दर्शाता है कि सुयन के पास वास्तव में कुछ तरीके थे। सामान्य तौर पर छोटी बहन जिंग रान को वाकई बहुत आश्चर्य होता, लेकिन अब चू हुनफेई और चू मो वास्तव में सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए वहां मौजूद थे। हालांकि चू युन अलग था, उसके पास येलो रैंक 9वीं श्रेणी की मार्शल सोल और जबरदस्त युद्ध शक्ति थी, एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो एक सदी में शायद ही कभी देखने को मिलता है। चू युन की प्रतिभा को देखने के बाद मात्र 3 हुआन ग्रेड 7वें स्तर की मार्शल सोल जूनियर सिस्टर जिंग रान के दिल में कोई हलचल पैदा करने में पूरी तरह विफल रही। चू युन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने शांत भाव से कहा, चूंकि आपको उन पर इतना भरोसा है, तो चलिए एक लड़ाई लड़ते हैं। अध्याय 18,000 ची एकत्र करने वाली गोलियां। क्या तुम हमें उकसा रहे हो, बच्चे? उन तीनों में से सबसे हट्टा कट्टा युवक मुस्कुराया, अपनी मुट्ठी लहराई और उसकी धमकी बहुत स्पष्ट थी। अन्य 2 युवकों ने भी तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। सु यंग की आंखों में चमक आए और वह अचानक उत्सुक हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, छोटी बहन जिंग रान, तुमने जिस शिष्य को भर्ती किया है वह काफी घमंडी है। कोई बात नहीं, आज बड़े भाई उसे सबक सिखाएंगे और उसे बताएंगे कि हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं और हमेशा एक उच्चतर स्वर्गीय मार्ग होता है। हालांकि जिंग रान का सुंदर चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल खुशी से खिल उठा था। उसने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए ठंडे स्वर में कहा, चू युन, उससे लड़ो। सीनियर सिस्टर तुम्हारे जीतने पर 100 क्यूई गैदरिंग पिल की शर्त लगाती है। 100 ची गैदरिंग पिल्स। जिंग रान, तुमने तो मुझे वाकई एक शानदार तोहफा दिया है। सु यंग को ये सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनके विचार में जिंग रान स्पष्ट रूप से गुस्से में थी और उसे किसी बात की परवाह नहीं थी, बल्कि उसने 100 ची गैदरिंग पिल पर दांव लगा दिया था। ची गैदरिंग पिल्स मार्शल आर्टिस्ट की साधना के लिए सबसे बुनियादी औषधीय गोलियां हैं। इन्हें लेने के बाद आध्यात्मिक ची में अचानक वृद्धि हो सकती है। संप्रदाय हर महीने साधना संसाधनों के रूप में इनकी बड़ी मात्रा वितरित करता है। जिंग रान जैसे प्रमुख शिष्य साधना के लिए हर महीने 100 क्यूई संग्रहण गोलियां प्राप्त कर सकते हैं। एक ही बार में 100 रुपये का दांव लगाने का मतलब है 1 महीने के सारे कल्टीवेशन संसाधनों को दांव पर लगा देना। डिंग मेंग, जाओ इस कचरे को लटकाओ और उसकी पिटाई करो। सु यंग ने चू युन की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से इशारा किया, फिर उसका लहजा बदल गया और वह हंसते हुए बोला, छोटी बहन जिंग रान, अगर तुम हार गईं तो मुझे तुम्हारी ची गैदरिंग पिल नहीं चाहिए। क्यों न तुम मेरे साथ चाय पीने और दांव पर चर्चा करने चलो। 100 ची गैदरिंग पिल और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चाय पीने और दांव पर चर्चा करने चलूं? हास्यास्पद। अगर आप 1000 दें तो मैं शायद इस पर विचार करूं। जिंग रान ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। 1000। सु यंग का चेहरा थोड़ा जम गया। 1000 की कीमत लगभग 1 साल की साधना के बराबर थी, जो कोई छोटी रकम नहीं थी।
एक मुख्य शिष्य होने के बावजूद 1000 की कीमत निकालना उसके लिए लंबे समय तक कष्टदायी साबित होगा। सु यंग मूर्ख नहीं था। उसकी आंखों में तुरंत संदेह की झलक दिखाई दी और वह ध्यानपूर्वक सोचने लगा। जिंग रान इतनी आत्मविश्वासी क्यों थी? क्या उस बच्चे में कोई खास बात थी? बहुत सोचने के बाद भी सु यंग को अपने आत्मविश्वास का स्रोत समझ नहीं आया। दूसरों को शायद डिंग मेन की युद्ध क्षमता का अंदाजा न हो, लेकिन उसे था। डिंग मेन की मार्शल सोल बहुत खास थी और उनके विशाल शरीर और भरपूर ताकत के साथ मिलकर वह अपने हाथ के एक इशारे से हजारों कैटी की शक्ति को उजागर कर सकते थे, जो कि बेहद शक्तिशाली थी। एक ही स्तर के मार्शल आर्टिस्ट, जब तक कि उनकी मार्शल सोल पर महत्वपूर्ण दमन न हो, निश्चित रूप से डिंग मेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। चू यून कद में छोटा था और दुबला पतला था। उसमें कुछ भी खास उल्लेखनीय नहीं था। अगर शर्त लगानी हो तो उसके हारने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा जिन रान आखिर एक महिला ही तो थी। महिलाओं को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह होती है। शायद 1000 ऊर्जा संचय गोलियों का सेवन करना महज उनका गुस्से का इजहार था। ये सोचकर सु यंग ने सिर हिलाया और व्यंग्य से कहा, अगर मैं छोटी बहन जिंगरान को चाय पीने और दाव पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ, तो 1000 क्यूई गैदरिंग पिल क्या मायने रखती है? मैं शर्त लगाती हूँ, डिंग मेंग, अगर तुम इस बच्चे को नहीं हरा सकते तो तुम रेंगते हुए घर जाओ। डिंग मेंग वही हट्टा कट्टा नौजवान था जिसने पहले उन्हें उकसाया था। उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और ताना मारते हुए कहा, सीनियर ब्रदर सु यंग, चिंता मत करो। अगर मैं इस लड़के की जमकर पिटाई नहीं करता तो मैं उसे बेगुनाह मान लूंगा। चू यून शांति से आगे बढ़ा और अपने सामने खड़े डिंग मेन को देखने लगा। डिंग मेन स्पष्ट रूप से थोड़ा अधीर था और एक दहाड़ के साथ उसने अपनी मार्शल सोल को मुक्त कर दिया। उसकी मार्शल आत्मा एक भूरे रंग के शरीर वाले हिंसक भालू की थी, जो 7 पीली रोशनी से घिरा हुआ था। एक मजबूत और लंबा शरीर था जो दमन की एक अंतहीन भावना पैदा करता था। जैसे ही वायलेंट बेयर मार्शल सोल प्रकट हुआ, डिंग मेन का शरीर भी तेजी से फैल गया। उसने धीमी सी गुर्राहट निकाली, अपनी विशाल मुट्ठी घुमाई और चू यून की ओर जोरदार प्रहार किया। चू यून की निगाहें मशाल की तरह थीं। जिस क्षण डिंग मेंग ने मुक्का मारा, उसने उसकी कमजोरी को पहचान लिया। वह शांत भाव से मुस्कुराया, जरा भी पीछे नहीं हटा और लापरवाही से हथेली से वार करते हुए हमले का डटकर सामना किया। वह सचमुच डिंग मेंग से सीधे मुकाबले की हिम्मत कर रहा है, और वह भी बिना अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल किए। ये लड़का तो बिल्कुल बेवकूफ है। ये दृश्य देखकर सु यंग ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में मन ही मन थोड़ा चिंतित था। आखिरकार चू यून को दायरे में कोई नुकसान नहीं हुआ था और 1000 क्यूई गैदरिंग पिल की शर्त कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने जरूरत से ज्यादा चिंता कर ली थी। दरार, जब दोनों आपस में टकराए तो कोई अपेक्षित धमाका या गर्जना नहीं हुई, केवल हड्डी के टूटने की एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। चू यून की फुर्ती अविश्वसनीय थी। जैसे ही डिंग मेन करीब आने वाला था, वह नीचे झुक गया और हथेली से डिंग मेन के पैर के जोड़ पर वार किया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि मानो पलक झपकते ही छवि सामने आ गई हो। डिंग मेन को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सहारा देने वाला पैर अचानक कमजोर पड़ गया और उसका पूरा शरीर उस अपार गति को रोकने में असमर्थ होकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। आहा, मेरा पैर, मेरा पैर! डिंग मेंग अपने मुड़े हुए पैर को पकड़कर विलाप करने लगा। चू यून की ताकत बिल्कुल सही थी, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। उसने हथेली के एक ही वार से उसके पैर के जोड़ को सुन्न कर दिया। जिस क्षण डिंग मेंग को लगा कि उसका पैर कमजोर पड़ गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरकत हो चुकी थी और वह अनजाने में ही आगे निकल गया। उसकी घुटने की हड्डी तो उसकी ही गति से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। चू यून ने अपना सिर हिलाया, उसके होंठ हल्के से खुले। तुम्हारे साथ निपटने के लिए मुझे अपनी मार्शल सोल की भी जरूरत नहीं है। आखिर कचरा कौन है? ये शब्द धीमी गति से बोले गए थे, फिर भी इनका सीधा असर दिल पर हुआ। हेवनली दाव संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के सामने कई शिष्य लड़ाई देख रहे थे। चू यून को एक ही झटके में डिंग मेन को वश में करते देख सबकी आंखें चमक उठीं। ये युवक शांत स्वभाव का था और उसे युद्ध का व्यापक अनुभव था। हमले की स्थिति में वह तुरंत निर्णय ले सकता था। डिंग मेन की दयनीय हार देखकर सु यंग के दिमाग में एक झंझनाहट सी महसूस हुई और उसका चेहरा तुरंत ही भयंकर हो गया। वह दांत पीसते हुए, गुस्से से कांपते हुए चू यून को घूर रहा था। न सिर्फ इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हुई, बल्कि उसने 1000 ची गैदरिंग पिल्स की शर्त भी हार दी। दम घुट रहा है, अंतहीन दम घुट रहा है। इसे मुझे दे दो।
जिन रान ने भावहीनता से अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया। सु यंग इतना क्रोधित हुआ कि मन ही मन उसने कोसना शुरू कर दिया। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे यह साफ दिख रहा था कि जिन रान जानबूझकर उसे फंसा रही थी। क्या ये सिर्फ 1000 ची गैदरिंग पिल्स नहीं है? ये लीजिए। सु यंग ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी बाहों में हाथ डाला, एक पस निकाला और उसे फेंक दिया। जिन रान ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। ये देखने में सपाट और खाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसी तरह के पस में 1000 ची गैदरिंग पिल्स रखी हुई थी। जिन रान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए बिना किसी झिझक के चू युन को पस सौंप दिया। ये तुमने जीता है, ये सब तुम्हारा है। चू युन थोड़ा हैरान था। ये 1000 ची गैदरिंग पिल्स थीं, जो जिन रान के पूरे साल के साधना संसाधनों के बराबर थीं, और उसने वास्तव में उन्हें इतनी उदारता से उसे दे दिया। जिन रान को चू युन को पस देते देख सु यंग का गुस्सा और भी भड़क उठा, उसका खून खौल उठा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। 1 साल के लिए खेती के संसाधन, भला उसे दुख क्यों नहीं होगा? धन्यवाद सीनियर सिस्टर। चू युन स्वाभाविक रूप से ऐसे लाभ को अस्वीकार नहीं करेगा। चू परिवार में चू युन के मासिक साधना संसाधन 5 ची संग्रहण गोलियां थीं। 1 वर्ष में ये संख्या केवल 50 या 60 ही होती थी। अब उसके पास में पूरे 1000 ची गैदरिंग पिल्स होने से वह लंबे समय तक जमकर खर्च कर सकता था। अध्याय 19। क्या आप जुआ खेलना जारी रखने की हिम्मत रखते हैं? वरिष्ठ भाई सु यंग, मैं। दिंग मेंग ने अपने टूटे हुए घुटने को ढांक लिया और दर्द से भरे चेहरे से सु यंग की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से विनती की, मेरे पास इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। मैं सु यंग जी से विनती करता हूं कि मुझे एक दवा दे दीजिए। मेरी चोट ठीक होते ही मैं आपका 10 गुना एहसान चुका दूंगा। उसके पास सचमुच कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसका घुटना बुरी तरह टूट चुका था और यह चोट बेहद गंभीर थी। अगर उसे समय पर औषधीय गोलियों से इलाज नहीं मिलता तो शायद उसे ठीक होने में कई महीने लग जाते। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में अभी अभी प्रवेश करने के कारण सभी एक ही शुरुआती बिंदु पर थे। यदि उसे चोट के कारण कई महीनों तक आराम करना पड़ता तो वह बिना किसी कारण के दूसरों से बहुत पीछे रह जाता। दिंग मेंग में अच्छी प्रतिभा थी और स्वाभाविक रूप से वह अपना समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये सुनकर सु यंग की आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक उठी और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने ताना मारते हुए कहा, तुम निकम्मे फिर भी मुझसे दवाइयां मांगने की हिम्मत रखते हो। तुम शर्मनाक हो, निकल जाओ, अपने गांव वापस जाओ। 1 साल के साधना संसाधनों को खोने और सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा खोने के बाद सु यंग बेहद क्रोधित थी। अब दिंग मेंग द्वारा दवा मांगना आग में घी डालने जैसा था। सु यंग की यह बात सुनकर न केवल दिंग मेंग बल्कि अन्य दोनों शिष्य भी चौंक गए। क्या उनकी असफलता के लिए दिंग मेंग को दोषी ठहराया जा सकता है? स्पष्टतः प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत था। हालांकि औषधीय गोलियां अपेक्षाकृत कीमती थीं, लेकिन सु यंग को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था कि वह उसे मरते हुए देखे। दिंग मेंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, उसकी पुतलियां अकड़ गईं और वह कांपते हुए बोला, सु यंग, मुझे वापस मत भेजिए। मेरे लिए स्वर्गिक दाओ संप्रदाय में प्रवेश करना आसान नहीं था। अगर आप मुझे वापस भेज देंगे तो मेरे पास साधना करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। निकल जाओ, निकल जाओ। सु यंग का गुस्सा भड़क उठा। उसने दूर से ही दिंग मेंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ एक तीखी आवाज के साथ दिंग मेंग हवा में उड़ गया, उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया था। जिन रान का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया था। उसने सु यंग की क्रूरता को लंबे समय से देखा था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने द्वारा भर्ती किए गए शिष्यों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। दिंग मेंग, सही कहा ना। इस जिन च्वांग याओ को घाव पर लगाओ और ये 3 दिनों में पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जिन रान और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने हाथ बढ़ाया, जिन च्वांग याओ का एक टुकड़ा निकाला और दिंग मेंग की ओर फेंक दिया। दिंग मेंग स्तब्ध रह गया, फिर कृतज्ञतापूर्वक उसे ले लिया और लड़खड़ाते हुए उसे अपने बुरी तरह क्षतिग्रस्त घुटने पर लगाने लगा। सु यंग की निगाहें गुस्से से भर उठीं। उसने चू युन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा नाम चू युन है ना? अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल किए बिना दिंग मेंग को हराना वाकई बहुत बड़ी बात है। जहां तक उन 1000 ची गैदरिंग पिल की बात है, अगर मैं हार गया तो हार गया। मुझे जरा भी परवाह नहीं। मैं, सु यंग, बस तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम में मेरे साथ फिर से जुआ खेलने की हिम्मत है। जिन रान ने भौहें चढ़ाकर कहा, चू युन, उसके साथ जुआ मत खेलो।
चू यून, क्या तुम एक प्रतिभाशाली नहीं हो? चूंकि तुम एक प्रतिभाशाली हो, इसलिए तुम्हें कायर नहीं होना चाहिए। सू यंग थोड़ी चिंतित थी, उसे डर था कि चू यून मना कर देगा। इतने सारे लोगों के सामने उसने चू यून को युद्ध के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल शब्दों से ही उसे उकसा सकता था। आखिरकार 16 या 17 साल की उम्र में गुस्सैल होना बहुत आम बात थी। चू यून ने शांत भाव से मुस्कुराया। 2 जन्मों के अपने अनुभव के आधार पर वह ये कैसे नहीं समझ सकता था कि यह एक उकसावा था। सू यंग ने दावा किया कि उसे 1000 ची एकत्र करने वाली गोलियों की परवाह नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही अधीरता ने पहले ही उसका भेद खोल दिया था। ये तो पूरे साल के कल्टीवेशन रिसोर्स थे, भला किसे परवाह नहीं होगी। सू यंग उन औषधीय गोलियों को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश में अपना दिमाग खपा रहा होगा। आप मुझसे क्या शर्त लगा सकते हैं? चू यून काफी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। चू यून की प्रतिक्रिया देखकर सू यंग तुरंत उत्साहित हो गई। चिंता मत करो कि मैं अच्छी चीजें नहीं बना सकती, बस चिंता करो कि तुम मुझसे जुआ खेलने की हिम्मत न करो। इतना कहकर सू यंग ने आत्मविश्वास से उसकी बाहों से कुछ निकाला। यह एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का क्रिस्टल स्पष्ट गर्म जेड पत्थर था, जिससे शुद्ध सफेद 2 शरहित चमक निकल रही थी। गहन आत्मा जेड जिंग रान चौंक उठी, उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सू यंग इतनी हद तक जाने को तैयार होगी, यहां तक कि प्रोफाउंड स्पिरिट जेड को भी बाहर निकालने को तैयार होगी। ये वास्तव में प्रोफाउंड स्पिरिट जेड है। राव जू और शू तियाओ दोनों ने जोर से सांस ली। प्रोफाउंड स्पिरिट जेड एक प्राकृतिक रूप से निर्मित पत्थर है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो प्रोफाउंड स्पिरिट जेड को हाथ में रखने से आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की गति तेज हो जाती है। विभिन्न आयु वर्ग के गहन आध्यात्मिक जेड रत्न भी सुधार की अलग अलग गति प्रदान करते हैं। ये 100 साल पुराना गहन आध्यात्मिक जेड रत्न है, जो अवशोषण की गति को 30% तक बढ़ाने में सक्षम है। इसके मूल्य के बारे में मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ना? सू यंग ने उपहास किया। 100 साल पुराने प्रोफाउंड स्पिरिट जेड की तुलना अगर ची गैदरिंग पिल्स से की जाए, तो ये लगभग 10,000 ची गैदरिंग पिल्स के बराबर है। ची गैदरिंग पिल्स सबसे निम्न श्रेणी की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं, लेकिन अपनी निम्नतम श्रेणी में भी 10,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। सू यंग ने चू यून की नाक की ओर इशारा करते हुए एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा। चू यून, मैं तुम्हारे समान स्तर पर खुद को ढाल लूंगी और हम लड़ेंगे। अगर तुम जीतते हो तो ये गहन आध्यात्मिक रत्न तुम्हारा है। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें न केवल वे 1000 ऊर्जा संचयन गोलियां मुझे लौटानी होंगी, बल्कि मेरे सामने घुटने टेककर प्रणाम भी करना होगा। कैसा रहेगा? बेशर्म! जिंग रान की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। तुम 2 साल पहले ही रूपांतरण ची क्षेत्र में पहुंच गए थे, है ना? भले ही तुम अपने क्षेत्र को दबा लो, तुम्हारी ताकत, गति और प्रतिक्रियाएं ऐसी नहीं है जिनकी वह बराबरी कर सके। क्या तुम्हें ऐसी शर्त लगाने में शर्म नहीं आती? शर्मिंदगी की क्या बात है? जिंग रान, तुम ध्यान से सुनो। मैंने उससे शर्त लगाई थी, फैसला उसी का है, तुम्हारा नहीं। सू यंग का चेहरा बेहद उग्र था, उसकी आभा अचानक हिंसक हो गई, उसकी हत्या की भावना तीव्र हो गई, और उसने जिंग रान को घूरते हुए क्रूरता से कहा, जिंग रान, तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रही हो? तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ नाजायज संबंध है? जिंग रान की खूबसूरत आंखों से मानो आग की लपटें निकल रही थीं। ये सू यंग सचमुच हद से ज्यादा बेशर्म थी। चू यून, उसकी बात मत मानो। ऊर्जा संचय की गोलियां पहले से ही तुम्हारे हाथ में हैं, अब गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में जिंग रान ने चू यून को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे चिंता थी कि चू यून जल्दबाजी में सहमत हो जाएगा, जो प्रतिभाशाली लोगों की एक आम कमजोरी थी। चू यून के होठों पर एक शांत मुस्कान थी, वह जल्दबाजी में नहीं था। जैसे जैसे दोनों पक्ष लंबे समय तक एक दूसरे के आमने सामने रहे और अधिक शिष्य देखने के लिए इकट्ठा होते गए। सू यंग स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की एक प्रमुख शिष्या थी, जिसके पास पीले रंग की 8वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा थी और जिसकी संभावनाएं असीमित थीं। और उनके द्वारा एक नवदीक्षित शिष्य को निशाना बनाने के लिए इतना हंगामा करना वास्तव में आश्चर्यजनक था। चू यून को चुप देखकर सू यंग का गुस्सा भड़क उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ते हुए बोला, तुम मुझसे 100 साल पुराने प्रोफाउंड स्पिरिट जेड पर भी शर्त नहीं लगाओगे, है ना? अच्छा, अगर मैं इसमें ये भी जोड़ दूं तो क्या होगा?
इसके साथ ही सु यंग ने हाथ बढ़ाकर दो पूरी तरह से गहरे लाल रंग की औषधीय गोलियां निकाल लीं, जिनसे एक झुलसा देने वाली अग्निमय आभा निकल रही थी। द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली, लाल ज्वाला अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली। जिन ग्रान की खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। सु यंग सचमुच पागल था, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। उनका लक्ष्य निश्चित रूप से केवल उन 1000 ची गैदरिन पिल्स को वापस जीतना नहीं था। केवल ये दो लाल ज्वाला अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां ही 1000 क्यूई संग्रहण गोलियों के मूल्य के बराबर थीं, और 100 साल पुराने गहन आत्मा जेड की तो बात ही क्या। सु यंग ये सब सिर्फ चू यून को अपने साथ जुआ खेलने के लिए लुभाने और फिर युद्ध के दौरान बदला लेने के लिए कर रहा था। चू यून, चलो चलते हैं। जिंग रान चिंता से जल रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसके शब्द पूरे हो पाते, उसने चू यून को हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ते देखा। उसकी तलवार जैसी भौहें उठी हुई थीं। ठीक है, मैं सहमत हूं। अध्याय 20 अपने वचन से मुकर जाना। आप। जिंग रान की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चू यून सहमत हो जाएगी। क्या उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका या खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया? एक पीले रंग की 9वीं श्रेणी की मार्शल सोल वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन सु यंग भी कमजोर नहीं थी। एक पीले ग्रेड 8 मार्शल सोल और रूपांतरण ची क्षेत्र की ताकत के साथ, वह भी जरूरी नहीं कि सु यंग के खिलाफ आत्मविश्वास से भरी हो। हालांकि चू यून की मार्शल सोल शक्तिशाली थी, फिर भी उसका हृदय स्वभाव बहुत उग्र था। वह कैसे सहमत हो सकता था? वरिष्ठ बहन जिंग रान, चूंकि मैंने सहमति दे दी है, इसका मतलब है कि मुझे पूरा भरोसा है। पिछले दांव में हारने के बाद वरिष्ठ भाई सु यंग को बहुत बुरा लगा होगा, है ना? चूंकि हम शर्त जारी रख रहे हैं, तो मैं वरिष्ठ भाई सु यंग से इस बारे में जानकारी मांगूंगा। चू यून के शब्द शांत और संयमित थे, और उन्होंने अत्यंत शालीनता से शब्द कहे। आसपास खड़े शिष्य भी इस रोमांच को देखकर चू यून की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए और तालियां बजाने लगे। सभी अंधे नहीं थे। सु यंग पहले कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई थी। एक नवदीक्षित शिष्या को, जो कि मुख्य शिष्या का दर्जा रखती थी, धमकाना सरासर अक्षम्य था। सु यंग को जरा भी शर्म नहीं थी। उसका चेहरा उग्र और भयावह था, और वह पूरी तरह से अधीर था। वह मन ही मन सोच रहा था कि बाद में होने वाली लड़ाई के दौरान वह किस तरह से तर्कसंगत और वैध तरीके से चू यून को मार सकता है। सु यंग को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत कद्र थी, और उसका स्वभाव प्रतिशोधी था। चूंकि चू यून ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने गुस्से को आसानी से नहीं दबा पाएगा। युद्ध में मुंह और लाठियों की कोई आंखें नहीं होती। भले ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को मार डाला हो, भले ही यह नियमों का उल्लंघन हो, संप्रदाय उसे एक साधारण शिष्य होने के कारण किसी भी कीमत पर दंडित नहीं करेगा। आओ आओ, अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करो। सु यंग के चेहरे पर जानलेवा भाव स्पष्ट थे, और उसका पूरा आभा मंडल अचानक ठंडा पड़ गया। बिना किसी चेतावनी के उसका शरीर तेजी से घुमा, उसकी हथेली पंजे में बदल गई, और उसने चू यून की गर्दन पर झपट्टा मारा। हवा का एक घना झोंका सीटी बजाता हुआ गुजरा, और उसकी हथेली एक तेज चाकू की तरह फुफकार की आवाज के साथ चीरती हुई निकल गई। उसने बचाव का कोई मौका नहीं छोड़ा और शुरुआत से ही घातक हमला किया। अगर चू यून को चोट लगती तो संभवतः उसकी गर्दन पल भर में टूट जाती। इस तरह के खतरनाक कदम ने चू यून के आसपास मौजूद सभी लोगों को चिंतित कर दिया। तुमसे निपटने के लिए मुझे अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। चू यून ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें काली कर लीं और पलटवार करते हुए सीधे सु यंग पर मुक्का मारा। इसमें किसी भी प्रकार की कुशलता शामिल नहीं थी। ये पूरी तरह से एक बर्बर टकराव था। मुझसे ताकत में मुकाबला करके तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर सु यंग की आंखों में पल भर के लिए खुशी की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी उसकी समग्र शक्ति पर्याप्त थी। भले ही वह अपनी शक्ति को दबा ले, उससे निपटना आसान नहीं होगा। बूम! चू यून की मुट्ठी सीधे सु यंग की हथेली पर लगी। टकराव के क्षण में चू यून ने अपनी कमर को मोड़ा, अपनी रीढ़ की हड्डी से अपनी मुट्ठी में शक्ति स्थानांतरित की, और अपने शरीर के भीतर दबी हुई सारी शक्ति को बाहर निकाल दिया। यह मुक्का देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ सु यंग ही जानती थी। क्रीक! सु यंग की हथेली पल भर में नर्म कीचड़ के पोखर में बदल गई, अंदर की सभी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। आहा! सु यंग आश्चर्य और क्रोध से चीख उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुबले पतले दिखने वाले चू यून के भीतर इतनी भयानक शक्ति छिपी होगी। अभी अभी क्या मुझे भ्रम हो रहा था?
इस बच्चे ने तो एक ही मुंह से सु यंग की हथेली को अपंग कर दिया। क्या यह आदमी एक क्रूर इंसान है? हेवनली दाओ संप्रदाय के सभी शिष्यों ने अपनी आंखें हैरानी से चौड़ी कर ली, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। अगर सु यंग ने अपने दायरे को दबा भी दिया होता, तब भी उसे ताकत, गति, सहनशक्ति और अनुभव के मामले में बढ़त हासिल होनी चाहिए थी। जिंग रान और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थी, उसके गुलाबी होंठ थोड़े से खुले हुए थे, वह काफी देर तक कुछ बोल नहीं पा रही थी। वरिष्ठ भाई सु यंग, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लड़ाई जारी रखना अभी भी आवश्यक है? चु यून के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अभी अभी मारा गया वह मुक्का उसकी पूरी ताकत का प्रहार था, जिसमें उसने अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल नहीं किया था, और वास्तव में इसका चमत्कारी प्रभाव पड़ा। तुम मौत को बुला रहे हो, तुम मौत को बुला रहे हो। सु यंग पागलों की तरह दहाड़ा, उसकी हथेली की हड्डियां टूट गईं, जिससे वह क्रोधित हो गया और भयंकर क्रोध में आ गया। वह चु यून से इस तरह हारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सु यंग के पीछे एक घना नीला प्रकाश उभरा, जिसके बाद तापमान में अचानक गिरावट आए। 2 हाथों से चलाने की आवश्यकता वाली एक विशाल बर्फीली नीली तलवार प्रकट हुई, जो 8 पीले प्रकाशों से घिरी हुई थी। यह विशाल तलवार वास्तव में सु यंग की येलो ग्रेड 8 मार्शल सोल आइस रिवर ग्रेट स्वॉर्ड थी। आइस रिवर ग्रेट स्वॉर्ड पूरी तरह से शुद्ध नीले रंग की थी, जिसकी धार तेज थी। पूरी विशाल तलवार से एक भारी, ठंडी आभा निकल रही थी, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सु यंग ने व्यंग्य करते हुए एक हाथ से आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड को पकड़ा और उसे चु यून की ओर इशारा करते हुए अत्यंत घमंड से कहा, मेरी आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड के नीचे देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। उसकी आवाज बंद होते ही सु यंग मुड़ी और हमला कर दिया। बर्फीली नदी की विशाल तलवार ने हवा में एक चमकदार नीली चाप बनाई और पहाड़ के भार के साथ चु यून की ओर जोर से प्रहार किया। एक भयानक आभा ने उसे घेर लिया, मानो उसका सारा खून जमा देने वाली हो। उस भयानक आभा के नीचे एक भारी, पहाड़ जैसी आभा थी, क्योंकि यह एक विशाल तलवार थी, और यदि किसी की ताकत अपर्याप्त थी, तो इसका विरोध करना असंभव होगा। क्लैंग! चु यून ने अपना शरीर मोड़ा और वार से बच गया। बर्फ की नदी की विशाल तलवार जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी, जिससे धूल उड़ उठी। जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया, और गड्ढे के किनारों पर बर्फ के पतले टुकड़े जम गए। अगर किसी पर इस आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड का सीधा प्रहार हो जाए, तो उसकी हड्डियां निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएंगी और नसें टूट जाएंगी। इतना ही नहीं, आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड का बेहद कम तापमान किसी भी चीज को छूते ही पल भर में बर्फ में जमा सकता है। बचते रहो, मेरे लिए बचते रहो। सु यंग ने एक हाथ से आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड को घुमाया और चु यून की गतिविधियों पर नजर रखी। चु यून ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसका शरीर फुर्तीला था और वह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सु यंग लगातार चु यून के कपड़ों को छूने में भी असफल हो रहा था, और उसके दिल में क्रोध का ज्वार उमड़ रहा था। पर्वतीय तलवार कला। सु यंग ने अचानक आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया। पहाड़ के समान भारी वह विशाल तलवार उसके हाथ में और भी भारी लगने लगी। मध्यम श्रेणी का मार्शल कौशल। कई स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शिष्य आश्चर्यचकित थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सु यंग को अपनी मार्शल आत्मा और मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। घनी आभा अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुई, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई विशाल चट्टान उनके दिलों पर दबाव डाल रही हो। सु यंग ने गहरी सांस ली और एक क्षैतिज वार के साथ आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड भारी गति से तेजी से आगे बढ़ा। बूम! आकाश की हवा सीधे बह गई, जीवनदायी ऊर्जा हर जगह फैल गई, जिससे पफ जैसी आवाजें आईं। जैसे ही ये तलवार निकली, सु यंग की आंखों में एक द्वेषपूर्ण चमक दिखाई दी। उसकी आभा बिना किसी चेतावनी के अपने चरम पर पहुंच गई। रूपांतरण ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ की विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा एक जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह से मुक्त हो गई। आइस रिवर ग्रेटस्वॉर्ड की आभा में काफी वृद्धि हुई। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा मिलने पर मार्शल स्किल की शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई। क्या? जिंग रान का सुंदर चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सु यंग चु यून को मारने की अपनी इच्छा में इतना निर्दयी होगा। उसने तो उसके द्वारा पहले से तय किए गए नियमों का भी पालन नहीं किया। कितना घिनौना, कितना बेशर्म! उसे रोको! जिंग रान बेचैनी से बाहर भागी। वो सु यंग को रोकना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी और उसके लिए समय पर पहुंचना असंभव था। अपने सामने मौजूद अपार, दुनिया को हिला देने वाली शक्ति को महसूस करते हुए चु यून के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। सु यंग ने उसे मारने के लिए वाकई हदें पार कर दी। उसने सार्वजनिक रूप से अपने वचन से मुकरने में भी संकोच नहीं किया।
इस समय बचने की कोशिश करना निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी थी। चू यून की हृदय प्रकृति को देखते हुए वह निश्चित रूप से निष्क्रिय बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेगा। उनकी पसंद ये थी, झगड़ा करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।